तो आपने ज़ॉम्बी मानहवा तो काफी पढ़ी होगी, जहां मेन कैरेक्टर अपनी सिस्टम या मैजिक यूज करके ज़ॉम्बीज का सामना करता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई ऐसा बंदा जिसके पास किसी भी तरह की सिस्टम या पावर ना हो, वो ज़ॉम्बीज से कैसे लड़ेगा? क्योंकि आज की इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए देखते हैं कि एक कॉमिक आर्टिस्ट अपनी फैमिली और चाहने वालों को ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में कैसे बचाएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी किसी बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि वहां सीढ़ियों में किसी इंसान के कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे और उसके चारों तरफ की दीवारें भी खून से सनी हुई थी। वो थोड़ा और नीचे उतरता है तो उसे उसी इंसान की बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी। लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो उसे वहां एंट्रेंस पे किसी की परछाई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही वो परछाई उसकी तरफ मुड़ती है, उससे पता चलता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। वो ज़ॉम्बी तुरंत ही इस बंदे पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भाग के आने लगा, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे काट पाता उससे पहले ही उसने अपना हाथ बीच में कर दिया। अब यहाँ पर इस बंदे ने अपने हाथ पे मोटी सी किताबें बांध रखी थीं, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी उसे पूरी तरह से नहीं काट पाता। ये देखकर उस ज़ॉम्बी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे और जोर से काटने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी इस बंदे ने अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए चाकू से उस ज़ॉम्बी के सर पे वार कर दिया। इस अचानक हुए हमले से वो ज़ॉम्बी थोड़ा लड़खड़ा के पीछे हट गया, लेकिन उस बंदे ने बिना कोई वक्त गवाए फिर से उस ज़ॉम्बी की गर्दन पे वार कर दिया। अब ये वार इतना जोरदार था कि उस ज़ॉम्बी का पूरा सर ही उसकी धड़ से अलग हो गया और इस तरह उस बंदे ने अपनी जान बचा ली। इसके बाद जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसे सामने की तरफ लाल गाड़ी खड़ी हुई दिखी। उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और भाग के उस गाड़ी की तरफ जाने लगा। वो गाड़ी में बैठा ही था कि अचानक से गाड़ी के बाहर एक ज़ॉम्बी आ गया और उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन यहाँ पे उस ज़ॉम्बी की तो आंखें ही नहीं थीं, जिस वजह से वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए बंदे को नहीं देख पाया और वहां से आगे निकल गया। उस ज़ॉम्बी के जाने के बाद इस बंदे ने चैन की सांस ली और गाड़ी का रियर व्यू मिरर ठीक करने लगा। और यहाँ पर हमें पहली बार इस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर लियांग जी। लियांग याद करने लगता है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वो उसने ड्राइविंग स्कूल में जो भी सीखा था उसे याद करने लगा और थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल पड़ा। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे सामने रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई दिए, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए उन ज़ॉम्बीज को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और आगे निकलने लगा। लेकिन तभी अचानक अपने सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। उसके माथे पे पसीना आने लगा, क्योंकि उसके सामने दूर दूर तक जहां तक नजर जाए वहां तक बस ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मन ही मन कुछ डिसीजन लिया और अपने पैर से एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पूरी तेजी से उन ज़ॉम्बीज के झुंड की तरफ जाने लगी। लेकिन ज़ॉम्बीज से टकराते ही उसकी गाड़ी के आगे के शीशे टूटने लगे। जैसे जैसे और ज़ॉम्बीज टकराते जा रहे थे, वैसे वैसे उसकी गाड़ी के शीशे और तेजी से टूट रहे थे। और थोड़ी देर बाद आखिरकार उसकी गाड़ी का आगे का शीशा पूरी तरह से टूट गया और एक ज़ॉम्बी तो बिल्कुल उसके मुंह के सामने आ गया। ये सारा शोर शराबा देखकर वहां पे और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से लियांग की गाड़ी पूरी पलट गई। अब हाल ये था कि ज़ॉम्बीज ने पलटी हुई गाड़ी को चारों तरफ से घेर रखा था और एक ज़ॉम्बी बिल्कुल उसके मुंह के सामने उसे काटने की कोशिश कर रहा था। तभी लियांग जो जोर से चिल्लाया कि वो यहां नहीं मर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीनों पहले की कहानी दिखाई जाती है। शहर का नाम था तियाननान सिटी। अपना एमसी लियांग जे आराम से उठने के बाद ब्रश कर रहा था। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी वाइफ, जिसका की नाम होता है युन, उनकी बेटी केयर को गोद में लिए खड़ी थी। युन ने उससे कहा कि सोसाइटी में नीचे कुछ शोर शराबा हो रहा था और साथ ही बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हुए थे और उनमें से कुछ तो वर्दी वाले ऑफिसर्स भी थे। ये सुनकर लियांग उसके साथ बालकनी में जाकर नीचे देखने लगा। नीचे एक औरत माइक लेके खड़ी थी, जो कि वहां की कम्युनिटी डायरेक्टर थी। उसने माइक में बोलना शुरू किया। सभी लोग ध्यान से सुनो। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने एक ऑर्डर दिया है कि पूरे देश को एक इमरजेंसी पेंडेमिक से बचाने के लिए हर नागरिक को अपने घर में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। आपको खाना और दवाइयां और सब कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स देते रहेंगे, तो कृपया करके अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस क्वारंटाइन में कोऑपरेट करिए और पेंडेमिक के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने घर पे टीवी पे न्यूज चैनल्स देखते रहिए और किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं दे और उन्हें फैलाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। ये अनाउंसमेंट सुन के तो युन काफी परेशान हो गई। वो लियांग से कहने लगी कि शायद एपिडेमिक की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। उसे तो बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि अभी तो केयर भी बहुत छोटी थी। लियांग ने उसे शांत करवाया और कहा कि अरे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोरोना वायरस भी तो कितना खतरनाक था, लेकिन फिर भी वो जल्द ही कंट्रोल में आ गया था ना।
क्वारंटाइन ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट जिस हिसाब से इस पर काम कर रही है, ये थोड़े ही दिनों में कंट्रोल में आ जाएगा। और वैसे भी क्वारंटाइन होने के कुछ फायदे भी तो हैं, जैसे कि अब हमें काम पे नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि कंपनी वाले सैलरी देंगे कि नहीं ये तो नहीं पता। उसकी बातें सुनकर यून कहने लगी कि ऐसे टाइम पे भी उसकी मजाक करने की आदत नहीं गई। हाँ, ये सुन लियांग भी हंसते हुए टीवी चालू करने लगा। टीवी में न्यूज चल रही थी, जिसमें कि न्यूज एंकर बता रहा था कि अब तक पूरे देश से इस वायरस के 7,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आ चुके थे। पिछले ही दिन लगभग 700 नए केसेस सामने आए थे और ये सब रोकने के लिए आज क्वारंटाइन का पहला दिन था। फिर वो न्यूज एंकर अपने साथ बैठे हुए प्रोफेसर से पूछने लगा कि प्रोफेसर जंग, क्या आपको लगता है कि आज से नए केस आने थोड़े कम हो जाएंगे? प्रोफेसर जंग ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्वारंटाइन इस तरह से फैलने वाले वायरस को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है। न्यूज एंकर ने आगे पूछा, लेकिन आजकल इंटरनेट पे ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि ये वायरस एक ज़ॉम्बी वायरस है और जिनको भी ये वायरस लग जाता है वो दूसरों को पागलों की तरह काटने लगते हैं और वो जिसको काटेंगे वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे, बिल्कुल उन ज़ॉम्बी मूवीज की तरह। ये सुनकर प्रोफेसर जांग जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि हाँ, उन्होंने भी वो अफवाहें देखी थी, वो सब बस फालतू की बातें हैं। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहने लगे कि ये वायरस एक दिमागी बीमारी है और जिनको भी ये वायरस हुआ था वो सब अभी अस्पताल में इलाज ले रहे थे। ये जो रिपोर्टर्स 24 घंटे लाइव स्ट्रीम करके दिखा रहे थे वो फेक तो होगी नहीं। इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, ना कि सड़कों पर लोगों को काट रहे थे। जो मूवीज में ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं वो ना तो कुछ खाते पीते हैं और उन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता, जो कि नेचर के लॉज के बिल्कुल खिलाफ था। जो लोग भी ऐसी अफवाहें फैला रहे थे उन्होंने कुछ ज्यादा ही मूवीज देख ली थी। वो लोग अपनी इमेजिनरी दुनिया में जी रहे थे और उन्हें साइंस के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हमारा कानून भी बहुत सख्त है, इन अफवाह फैलाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लियांग ये सब देखकर मजाक में कहने लगा कि इन अफवाह फैलाने वाले लोगों को तो उसकी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, वो खामखा अपना टैलेंट इंटरनेट पे बर्बाद कर रहे थे। युन ने उसे कहा, लेकिन आजकल पैसे देकर मानहुआ पड़ता ही कौन है, वो बेचारे भूखे मर जाएंगे अगर उन्होंने तुम्हारी कंपनी ज्वाइन की तो। लियांग ने जवाब दिया कि अरे ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरी कंपनी आजकल बहुत फेमस हो गई है और हमारी सैलरी भी बढ़ गई है। और वैसे भी इन अफवाह फैलाने वालों को हमारी कंपनी में आकर भूखे मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्हें जल्दी ही जेल का खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी अचानक किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो दो मास्क पहने हुए आदमी खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने पूछा कि इस घर में टोटल कितने लोग हैं, उनका नाम बताओ ताकि आप लोगों को हर रोज राशन मिलता रहे। लियांग उन्हें बता देता है कि वो यहाँ अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। वो आदमी ने यह सब नोट कर लिया और लियांग को एक कार्ड पकड़ा के कहा कि वो लोग हर 2 दिन में खाना पहुंचा देंगे। अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो इस कार्ड पे दिए गए नंबर पर कॉल कर देना। अगले दिन सुबह लियांग आराम से सोकर उठा। उसने युन से कहा कि अब तो वो जितना चाहे उतनी देर तक सो सकता था, क्योंकि न तो काम पे जाने का कोई टेंशन था और खाना भी घर पे आ जाता था। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार इतने साल टैक्स भरने का कुछ तो फायदा हुआ। पर युन काफी उदास थी। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग जेल में बंद हों। केयर भी बाहर जाने की जिद पकड़ के बैठी थी। अब क्या करे? तभी केयर वहां आ गई और कहने लगी कि पापा बाहर जाना है। यह सुनकर लियांग ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहने लगा कि बेटा, अभी हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इस वक्त बाहर एक बीमारी फैली हुई है और अगर तुम्हें वो बीमारी लग गई तो तुम्हें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अब बताओ, क्या तुम्हें इंजेक्शन लगवाना है? केयर कहने लगी कि ना, नहीं लगवाना। लियांग उसे देखकर मुस्कुराने लगा और कहा कि चलो केयर, अभी मैं तुम्हारे लिए टीवी पे कार्टून लगाता हूं। और इतना कह के उसने टीवी चालू कर दिया। टीवी पे हमें वही दो एंकर और प्रोफेसर दिखते हैं जो कि बता रहे थे कि उनके पास एक बहुत ही अच्छी खबर थी। पिछले दिन पूरे देश से इस वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया। इससे साबित होता है कि ये वायरस अब कंट्रोल में आ चुका है। ये खबर सुनकर लियांग कहने लगा कि अब ये वायरस कंट्रोल में आ ही चुका है तो क्वारंटाइन भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। और यून भी खुश थी कि चलो आखिरकार ये वायरस कंट्रोल में आ ही गया, क्योंकि पिछले कुछ दिन तो उससे बहुत मुश्किल से कटे थे। तभी अचानक से टीवी की स्क्रीन डिम हो गई और फिर तुरंत ही टीवी बंद हो गया। ये देखकर लियांग स्विच बोर्ड चेक करने लगा, लेकिन मेन स्विच तो बिल्कुल ठीक था। उसने सोचा कि शायद बिजली गई है। जब वो लोग बालकनी में गए तो वहां पर और भी कई सारे लोग घरों से निकलकर बाहर आ चुके थे। उनमें से किसी आदमी ने लियांग से पूछा कि क्या तुम्हारे घर पे बिजली है? लियांग ने उसे न में जवाब दिया। तभी नीचे बैठा एक ऑफिसर माइक में बोलने लगा। उसने कहा कि ये बस बिजली का एक टेम्पररी कट है और बिजली जल्द ही वापस आ जाएगी। तो सब लोग शांत होकर आराम से बैठे। तभी वहां पर 2-3 लोग सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। ये देखकर वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि अभी क्वारंटाइन खत्म नहीं हुआ
इसलिए वो लोग अभी के अभी वापस अपने घर पर चले जाएं। लेकिन वो तीनों बंदे भी वापस जाने के मूड में नहीं थे। उनमें से एक आदमी ने कहा कि वायरस तो वैसे भी कंट्रोल में आ ही चुका है और इसलिए क्वारंटाइन भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। वो लोग इतने दिनों से घर में रहकर ऊब चुके थे, तो उन्हें बस थोड़ी खुली हवा खानी थी। तभी केयर धुआं धुआं बोलकर चिल्लाने लगी। जब लियांग ने वहां देखा तो पास ही की बिल्डिंग के पीछे से काला धुआं उठ रहा था। वहीं नीचे की ओर दो ऑफिसर्स ने उन आदमियों पर बंदूक तान दी थी। माइक वाला ऑफिसर कहता है कि अब तक हमें क्वारंटाइन खत्म होने का कोई भी आदेश नहीं मिला, इसलिए तुम लोग अभी के अभी वापस अपने घर चले जाओ, वरना हमें तुम लोगों को जबरदस्ती क्वारंटाइन में डालना पड़ेगा। तभी अचानक कहीं से गोलियां चलने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर नीचे खड़े सब लोग चौंक गए। माइक वाला ऑफिसर पूछने लगा कि ये गोलियों की आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। गोलियों की आवाज लगातार आई ही जा रही थी, जिन्हें सुनकर लियांग युन और केयर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आगे आ गया। तभी अचानक पीछे की गली से एक बंदा दौड़ते हुए आया, जिसे देखकर सब लोग उस तरफ देखने लगे। तभी वो बंदा अपने घुटनों पर बैठ गया और तुरंत ही मुंह के बल जमीन पर गिर गया। ये सब देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसी गली से एक बहुत बड़ा झुंड भाग के सामने आ गया। उस झुंड के थोड़ा आगे आते ही सबको पता चल गया कि ये तो एक ज़ॉम्बीज़ का झुंड था। ये देखकर नीचे खड़े सब लोग डर के मारे सीढ़ियों की तरफ भागने लगे। वो लोग अपना पूरा जोर लगाकर भाग रहे थे, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बीज़ एक ऑफिसर के काफी पास आ गए। वो अपनी गन से एक ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो आगे आकर उस ऑफिसर की गर्दन पर काट लेता है। उसके पीछे एक के बाद एक कई सारे और ज़ॉम्बीज़ भी उस ऑफिसर को पकड़कर काटने लगे। वो ऑफिसर अभी भी अपनी गन से गोलियां चलाए जा रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और ज़ॉम्बीज़ ने उसे वहीं दबोच लिया। उसके आगे भाग रहे लोग भी अब तक ज़ॉम्बीज़ की पकड़ में आ चुके थे और उनका अंत भी उसी ऑफिसर की तरह हो गया। उन्हें निपटाने के बाद सारे ज़ॉम्बीज़ ऊपर की तरफ भागने लगे, जिसे देखकर बालकनी में खड़े लोग डर जाते हैं। वही ये सब देख के लियांग डर के मारे अपनी जगह पर जम चुका था। केयर भी ये सब देख के रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर लियांग होश में आया और उसने जल्दी से यून और केयर को घर के अंदर ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने फटाफट से घर की सारी खिड़कियां बंद करके पर्दे लगा दिए। उसके बाद वो केयर को हेडफोन पहनाकर कहने लगा कि बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, वो तो नीचे सब लोग बस एक गेम खेल रहे थे। जाओ, अब तुम्हारी मम्मी तुम्हें स्टोरी बुक सुनाएगी, उसे सुनकर आराम से सो जाओ। उसके ऐसा कहने से केयर थोड़ी शांत हो गई और उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर लियांग ने बेडरूम से बाहर निकलकर रूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपने घर के मेन गेट से बाहर देखने लगा। उसे अपने घर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं, जिनमें से एक तो बिल्कुल उसके दरवाजे से आकर टकरा गया। उसे देखकर लियांग डरकर पीछे हट जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कॉल पुलिस को नहीं लगता और उसे बस एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है, जिसमें बताया जा रहा था कि क्वारंटाइन के समय कॉल की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो कृपया अपने कम्युनिटी स्टाफ मेंबर्स को संपर्क करें या तो इस दूसरे नंबर पर कॉल करें। यह सुनकर लियांग ने गुस्से के मारे अपने हाथ पटक दिए और कहने लगा कि साले सब के सब झूठ बोल रहे थे। वो वॉशरूम में जाकर बड़बड़ाने लगा कि सब कुछ झूठ था। फिर उसने जैसे ही मुंह धोने के लिए नल चालू किया तो उसे पता चला कि पानी आना बंद हो चुका था। ये देखकर वो कुछ सोचने लगा और फिर तुरंत ही बाकी के सारे नल भी चेक करने लगा, लेकिन किसी भी नल से पानी नहीं आ रहा था। वो जल्द ही भागते हुए गया और कबर्ड से एक प्लास्टिक का स्क्रोल और रस्सी निकालने लगा। वो ये सब सामान लेके बाथरूम में आया और वहां जो पानी से भरी हुई बाल्टी पड़ी थी, उसका ऊपरी हिस्सा प्लास्टिक से बांध दिया। तभी पीछे से यून आ गई और पूछने लगी कि वो ये क्या कर रहा है। लियांग उसे बताता है कि पानी का सप्लाई बंद हो चुका है, इसलिए वो इस पानी की बाल्टी को पैक कर रहा था ताकि ये पानी इवेपोरेट होकर उड़ न जाए। उसके बाद वो यून से पूछता है कि केयर की हालत अब कैसी है। यून ने उदास होते हुए पीछे से उसकी पीठ पे सिर रख लिया और बताने लगी कि केयर तो सो चुकी है। और फिर वो लियांग से पूछने लगी कि अब वो लोग क्या करेंगे, क्या कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा, उनके पेरेंट्स कैसे होंगे। उसे काफी चिंता हो रही थी। उसकी बातें सुनकर लियांग बताता है कि फोन कॉल्स भी अब बंद हो चुके थे और उनके पेरेंट्स भी उनकी ही तरह घर पे बंद होंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स की हालत उनसे तो बेहतर ही होगी, क्योंकि उन लोगों को अपने घर पर काफी सारा खाने का सामान इकट्ठा करने की आदत थी। वहीं यून रोते हुए उससे पूछने लगी कि क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे, केयर भी अभी कितनी छोटी है। उसकी बातें सुनकर लियांग उसके कंधे पकड़कर कहने लगा कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम में से कोई भी नहीं मरेगा। हम अपनी आंखों से केयर को बड़ा होता हुआ देखेंगे। तुम मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी भी हार नहीं मानोगी। मेरे और केयर के लिए ये वादा करो मुझसे। यून हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देखकर लियांग को थोड़ी राहत होती है। फिर वो कहने लगा
कि उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत में हो रहा है, लेकिन उसे राहत थी कि कम से कम वो लोग जिंदा और सेफ तो थे। अब उनके पास सब कुछ बेहतर होने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो आगे कहता है कि उन्हें काफी लंबे टाइम तक घर में रहना पड़ेगा, इसलिए खाना और पानी उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, उन बाहर घूम रहे ज़ॉम्बीज़ से भी बड़ी समस्या। यून उसे बताती है कि उन्होंने क्वारंटाइन से पहले किराने का कोई भी सामान नहीं खरीदा था और कम्युनिटी वालों ने भी पिछले कुछ दिनों से बस फिक्स अमाउंट में ही खाना दिया था, इसलिए उनके पास ज्यादा खाना पानी नहीं था। लियांग ने कहा कि हाँ, उसे ये पता है, और उसने आगे सजेस्ट किया कि अब फिलहाल के लिए उन्हें गिन लेना चाहिए कि घर में टोटल कितना खाना और पानी था। उसके बाद वो लोग एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे कि हर रोज कितना कुछ खाना है, जिससे कि वो लंबे टाइम तक खाना चला पाए। फिर वो दोनों ही घर में रखा सारा खाने का सामान एक जगह इकट्ठा करने लगे। यून उसे बताती है कि पिछली बार उन्होंने काफी सारा बच्चों का फॉर्म्यूला खरीदा था, क्योंकि उस पर सेल लगी हुई थी। तो अभी उनके पास उसके टोटल 11 बॉक्स बचे थे, जो कि 2 महीनों के लिए काफी थे। वहीं लियांग पीछे नोटबुक में ये सब कुछ लिखे जा रहा था। वो आगे बताती है कि उनके पास कुछ चावल, बीन्स एंड कॉर्न्स और कुछ काले चावल भी पड़े थे, जिनसे कि दलिया बनाया जा सकता था। इसके अलावा उनके पास कुछ ड्राई नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स और कुछ अंडे भी पड़े थे। और ऐसे करते हुए वो लोग एक के बाद एक घर में रखा सारा खाने का सामना लिख लेते हैं। उसके बाद लियांग एक टॉवल लेकर उसे फ्रिज के दरवाजे के बीच में लगा देता है। वो यून से कहता है कि फ्रिज का दरवाजा पूरी तरह से बंद मत करना, क्योंकि जब आसपास की हवा फ्रिज के अंदर जाएगी तो उससे पानी बनेगा। उसकी बात सुनकर यून पूछती है कि क्या तुम इस टॉवल की मदद से पानी इकट्ठा करोगे। लियांग ने उसका हाँ में जवाब दिया और कहा कि हमारे पानी के जग में बस 6 लीटर पानी और बाथरूम में आधी बाल्टी नल का पानी बचा है। गैस का सिलेंडर करीब आधा भरा हुआ था। हमें ऐसी चीजें पहले खा लेनी चाहिए जो कि लंबे टाइम तक रखी नहीं जा सकती, जिस खाने को पकाने की जरूरत ना हो और जिसे लंबे टाइम तक रखा जा सके, जैसे कि बिस्किट। उसे हम सबसे मुश्किल हालातों के लिए बचा कर रखेंगे। राइस और नूडल्स को पकाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास बस 10 लीटर जितना ही पानी बचा है, जो कि मुश्किल से कुछ दिनों तक चलेगा। तभी अचानक से लियांग को कुछ याद आता है और वो खुश होते हुए कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हमारे पास 40 लीटर पानी और भी है। फिर वो युन को बाथरूम की ओर ले जाता है और गीजर की तरफ इशारा करके कहता है कि उस गीजर के वाटर स्टोरेज के अंदर पानी भरा होगा, क्योंकि जब पानी का सप्लाई नहीं होता तब इस स्टोरेज के अंदर से पानी बाहर नहीं निकल सकता। बस इस ठंडे पानी का वाल्व बंद करके ये सेफ्टी वाल्व चालू करो और पानी बाहर आने लगेगा। ये देखकर युन भी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब हमारे पास कुल मिलाकर 50 लीटर जितना पानी है। फिर तो हम चावल को आराम से पका पाएंगे, और इस सीजन में तो बारिश भी होगी, तो हम बारिश का पानी भी इकट्ठा कर सकेंगे। उसे सुनकर लियांग भी काफी खुश हो जाता है और युन से कहता है कि ये तुमने सही बात कही, तुम बेस्ट हो। और फिर वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, जैसे कि उन्हें कोई नई उम्मीद मिल गई हो। वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ यहां वहां घूम रहे थे। बीच बीच में कहीं से किसी के चिल्लाने की, या तो गन की, या तो फिर कुछ फटने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कि वो आवाजें बिल्डिंग के अंदर रह रहे लोगों को याद दिला रही हो कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो हकीकत है, ना कि कोई सपना। जैसे जैसे ये वायरस फैलता जा रहा था, वैसे वैसे रोजमर्रा की छोटी मोटी मुश्किलें अब लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। कुछ मायने रखता था तो वो थी बस जिंदा रहने की चाह। लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे कुछ लोगों के पास खाना और पानी खत्म होने लगा। पर फिर भी जिंदा रहने की चाह के चलते वो थोड़ी सी उम्मीद के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि हाथ में एक छोटा सा डंडा लेकर तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए आगे की तरफ भाग रहा था। उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा होता है, जिसे देखकर आसपास के ज़ॉम्बीज़ भी उस पर हमला करने के लिए आने लगे। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ उस आदमी को पकड़कर काटने लगे और वो बस चिल्लाता रह गया। वहीं एक छोटा सा लड़का, जो कि ये सब बालकनी से देख रहा था, वो रोते हुए जोर से चिल्ला के अपने पापा को बुलाता है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कर पाता और रोते हुए बस इतना कह पाता है कि बेटा, तुम्हें जिंदा रहना होगा। ये देखकर वो बच्चा काफी दुखी हो जाता है और अपने पापा को याद करने लगता है। ऐसे ही एक रात गुजर जाती है और हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। वो आदमी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो बच्चा अभी भी बालकनी में बैठे हुए नीचे देख रहा था। तभी एक कांच की बोतल सीधा उस आदमी के सर पे आके लगती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो बच्चा चिल्ला के अपने पापा का नाम लेता है और रोने लगता है। वो अपने पास वाली बालकनी में देखता है तो 3 लोग वहां पर शराब पीते हुए मजे कर रहे थे। उनमें से एक लड़का बोलता है कि भाई एकदम बढ़िया शॉट मारा। तो वो बोतल फेंकने वाला लड़का कहता है कि हाँ, अब अगली बारी तुम्हारी, और इतना कहकर उसे एक बोतल पकड़ा देता है। वो लड़का बोतल फेंकने जा ही रहा था कि तभी वो बच्चा, जिसे ये सब देखकर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, वो चिल्ला के उसे ये सब रोकने के लिए बोलता है।
उसकी वजह से उस लड़के का निशाना चूक जाता है और उसकी बोतल जमीन में जा लगती है। ये देखकर वो लड़का गुस्से में बोलता है, साले क्यों इतना चिल्ला रहा है? तेरी वजह से मेरा निशाना चूक गया, मरना है क्या तुझे? उसकी बात सुन के वो बच्चा डर जाता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज मेरे पापा को हर्ट मत करो। वो जो बैग वाला आदमी है वो मेरे पापा हैं। ये सुनकर वहां खड़ी लड़की हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा, तो वो बदबूदार ज़ॉम्बी इसका बाप है। वो लड़का भी उस बच्चे को कहने लगता है कि तेरा बाप तुझे छोड़ के जा रहा था क्योंकि तू बस एक बोझ है, और अब वो खुद भी एक बदबूदार ज़ॉम्बी बन गया। हम ये सब चीजें उस पर फेंक कर तेरा भला ही कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर वो लड़का गुस्से के मारे कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल उसके घर पे खाना बहुत ही कम बचा था और उसके पापा ने भी पिछले कुछ दिनों से खाने से बिल्कुल मना कर दिया था। इसलिए वो खाना ढूंढने जा रहे थे ताकि वो बच्चा जिंदा रह सके। और ये बताते हुए वो बच्चा रोने लगता है, लेकिन इन सब बातों से उन नशेड़ियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए कहने लगते हैं कि तुझे क्या लगता है कि तेरी ये बातें सुन के हमें तुझ पर दया आ जाएगी? अब दया से इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला, एक चावल का दाना भी नहीं। तो उसे अपनी इस सपनों की दुनिया से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि उन सबको यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तभी पीछे से उसका दोस्त आके उसे ले जाता है और कहता है कि उन्हें अपना कीमती टाइम पार्टी करने में लगाना चाहिए, न कि इस बेवकूफ बच्चे पर। और फिर वो तीनों ही हंसते हुए उन ज़ॉम्बीज पर शराब की बोतल फेंकने लगते हैं। उन्हें ये सब करते हुए बड़ा मजा आ रहा था और वो इन बदबूदार ज़ॉम्बीज को खत्म करने का मन बना लेते हैं। लेकिन इन सब शोर शराबे और बोतल लगने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। वो ज़ॉम्बीज गुर्राते हुए उन्हें देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि उसके दिमाग में इन ज़ॉम्बीज से खेलने के लिए एक बढ़िया आइडिया आया है। फिर वो घर के अंदर से एक रस्सी लेकर आया और उसका फंदा बनाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। वो फंदा जाके सीधा एक ज़ॉम्बी के गले में पड़ा और ये देखकर वो तीनों हंसते हुए जोर से रस्सी खींचने लगे। उस ज़ॉम्बी को ऐसे अपने पैर छटपटाते हुए देख उन तीनों को बहुत मजा आ रहा था और वो जोर जोर से हंसने लगे। वहीं नीचे खड़े ज़ॉम्बीज ये सब देखकर और ज्यादा हमलावर हो जाते हैं और एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं। उन्हें ऐसे चढ़ता देखकर वो तीनों भी चौंक गए। देखते ही देखते काफी सारे ज़ॉम्बीज बालकनी पर लगी जालियों पे चढ़ने लगे और ये देख उन तीनों की फट के हाथ में आ गई। ज़ॉम्बीज भी बिना रुके अपना सिर मार मार के उन जालियों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद आखिरकार वो जाली टूट ही गई और इस तरह उन तीनों का वहीं खात्मा हो जाता है। वहीं लियांग और युन दूर से ये सब देख रहे थे। युन कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन लियांग को कुछ और ही बात का टेंशन हो रहा था। वो कहता है कि ये जालियां उसने जितना सोचा था उतनी मजबूत नहीं है, उसे इन्हें मजबूत करने के लिए कुछ करना होगा। तभी पीछे बैठी केयर पानी मांगने लगी, जिसे सुनकर वो पानी लेने चला गया। लेकिन यहां उसे पता चलता है कि प्योरीफायर में तो पानी था ही नहीं। फिर उसने उसके ऊपर से पानी का जार निकाला और उसके नीचे लगे फिल्टर में से बचा हुआ पानी बोतल में भरने लगा। केयर पानी की बोतल देख के खुश हो गई और पहले अपने मम्मी पापा को पानी पीने के लिए कहने लगी। उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुराने लगे और लियांग ने कहा कि उन लोगों ने बस अभी अभी पानी पिया है, इसलिए अब उनसे और नहीं पिया जाएगा, तो इसे केयर ही पी ले। अपने पापा की बात सुनकर वो भी आराम से पानी पीने लगी, जिसे देखकर वो दोनों मन ही मन खुश हो रहे थे। लेकिन उन दोनों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उनका पूरा चेहरा फीका पड़ गया था, ठीक से खाना और पानी ना मिल पाने की वजह से। लियांग केयर से पूछता है कि क्या उसे एंग्री बर्ड्स खेलना है। केयर भी हंसते हुए बताती है कि हाँ, उसे एंग्री बर्ड्स खेलना बहुत पसंद है। फिर वो लोग मोबाइल पर एंग्री बर्ड्स खेलने लगे और लियांग केयर की स्किल्स की तारीफ कर रहा था। तभी केयर उसे बताती है कि फोन की बैटरी तो खत्म होने वाली है। ये सुनकर लियांग एक मोटर से बनाई हुई मशीन लेकर आता है और कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल अभी चार्ज हो जाएगा। इतना कह के वो अपने हाथों से मोटर घुमाते हुए पावर बैंक को चार्ज करने लगा और पावर बैंक चार्ज होते ही वो उसे मोबाइल भी चार्ज करने लगता है। केयर भी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी देर और गेम खेलने के बाद वह आराम से सो जाती है। उसके सोने के बाद युन लियांग से कहती है कि उसे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि अगर लियांग को कुछ हो गया तो युन और केयर। लेकिन लियांग उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोलता है कि तुमने भी काफी टाइम से पानी नहीं पिया, तो चलो साथ में ही थोड़ा पानी पी लेते हैं। युन मुस्कुराते हुए बताती है कि उसे बिल्कुल भी प्यास नहीं है और वैसे भी लियांग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे ही पानी पी लेना चाहिए। लियांग कहता है कि वैसे तो वो भी युन से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसे भी पानी की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर युन आखिरकार मान ही जाती है और पानी पीने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों ही हंसते हुए चीयर्स करके पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद युन हंसते हुए बताने लगी कि उनकी अभी की सिचुएशन देखकर उसे एक मूवी याद आ गई जो उसने बचपन में देखी थी। कितनी अजीब बात थी कि जिस पानी को वो बिना कुछ सोचे वेस्ट कर देते थे, वही आज इतना कीमती बन चुका था। यह सब एक बुरे सपने जैसा था। काश यह बुरा सपना जल्द ही खत्म हो जाए।
और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। और फनी बात तो यह थी कि वो यह सोचकर खुद को पिंच भी करती रहती थी इस सपने से जागने के लिए। यून की ऐसी हालत देखकर लियांग थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी यून अपना सिर उठाकर कहती है कि अरे वो तो बस उसके साथ मजाक कर रही थी, ये तो बस उस मूवी की लाइनें बोल रही थी। और पूछती है कि कैसी थी उसकी एक्टिंग। लियांग भी मुस्कुराते हुए कहने लगा कि बहुत अच्छी एक्टिंग थी। उसने सोचा नहीं था कि यून के पास ऐसा भी कोई टैलेंट होगा। और फिर वो दोनों ही हंसने लगे। तभी अचानक उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो दोनों ही चौंक गए। लियांग ने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो उसे बालकनी में एक कागज का टुकड़ा दिखाई देता है। वो उसे उठाकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि मेरे बच्चे को बुखार आया है, तो क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है। दरअसल यह कागज भेजने वाला उसके सामने वाले घर से था। वो अपनी बालकनी से हाथ हिलाकर उसे बुला रहा था। लियांग भी हाथ के इशारे से उसे हाँ में जवाब देता है और मेडिसिन लेने के लिए अंदर चला जाता है। यून उसे पूछती है लेकिन वो मेडिसिन पहुंचाएगा कैसे। लियांग कहता है कि मेडिसिन फेंकना बहुत ही रिस्की होगा। फिर वो एक रस्सी और लकड़ी का ब्लॉक निकालकर बताता है कि वो इस लकड़ी को रस्सी के साथ बांध देगा। वो रस्सी लेकर बाहर जाता है और सामने की बालकनी में खड़े आदमी से कहता है कि चलो पहले इस रस्सी को कनेक्ट करते हैं। वो आदमी भी तैयार हो जाता है। फिर लियांग रस्सी से बंधा हुआ लकड़ी का ब्लॉक सामने की तरफ फेंकता है और वो आदमी भी अपना हाथ बाहर निकालकर उसे पकड़ लेता है। इस तरह उन दोनों ने रस्सी कनेक्ट कर ली। उसके बाद लियांग मेडिसिन को रस्सी के साथ बांधकर सामने की तरफ पहुंचाने लगा। नीचे खड़े ज़ॉम्बीज़ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। और ऐसे ही मेडिसिन उस आदमी तक पहुंच गई। उसे लेने के बाद वो आदमी हाथ में एक पानी की बोतल पकड़कर दिखाता है और थोड़ी ही देर में वो बोतल रस्सी से लियांग तक पहुंच गई। उसके साथ एक चिट्ठी बंधी होती है जिसमें लिखा था कि ये तुम्हें हुई परेशानी के लिए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोग इसी तरीके से सामान एक्सचेंज करना शुरू करने लगे। लेकिन पीने और खाने की सभी के पास कमी थी और हर कोई मुश्किल हालातों से गुजर रहा था। लियांग भी परेशान था। वो सोच रहा था कि पानी कहाँ से लाया जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब प्यास से मर जाएंगे। उसे जल्द ही कुछ करना होगा। तभी उसका ध्यान बालकनी में पड़े एयर कंडीशनर्स के कंडेंसर यूनिट पर जाता है। वो सोचता है कि एयर कंडीशनर से कंडेंसेट पानी मिल सकता है। वो इसके कंप्रेसर के अंदर लगी मोटर को हाथ से घुमा सकता है जिससे कि ये एक कूलर बन जाएगा और उन्हें कंडेंसेट पानी मिलेगा। और ये सोच के वो कंडेंसर यूनिट खोलना शुरू कर देता है। उसे खोलने के बाद वो कंप्रेसर को देखने लगता है लेकिन वो शील्ड होता है, जिसे देखकर वो काफी डिसअपॉइंट हो गया और लंबी सांसें भरने लगा। तभी अचानक से उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो बेहोश होने लगा। वो सोच रहा था कि क्या वो मर रहा है। क्या मौत ऐसी फील होती है? नहीं, वो मर नहीं सकता। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। पानी चाहिए उसे। तभी यून उसे बोतल से पानी पिलाती है जिसे पीकर वो होश में आने लगा। पानी देखकर वो अचानक से उठ बैठता है और पूछता है, ये पानी? यून पूछती है कि क्या हुआ तो वो चिल्ला के बोलता है कि ये क्या किया तुमने, ये हमारी आखिरी पानी की बोतल थी। यून भी गुस्से से कहती है कि पानी बचाने का क्या ही मतलब, अगर इंसान ही मर जाए। अगर उसे मरना है तो वो साथ में मरेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनमें से कोई पहले चल बसे और दूसरे को पीछे शोक मनाने के लिए छोड़ जाए। तभी उन्हें दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आती है। वो दोनों उठ के दरवाजे के पास गए और लियांग बाहर देखने लगा। बाहर एक लेडी खड़ी हुई पूछ रही थी कि क्या कोई अंदर है। लियांग पूछता है कि उसे क्या काम है। तो वो लेडी बताती है कि उसने बहुत सारा खाना और पानी बचा के रखा था, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बी होने की वजह से वो पहले ये दे नहीं पाई। तो अभी उसके पास उन लोगों के लिए खाना और पानी है। यून उस लेडी की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई और दरवाजा खोलने लगी। लेकिन तभी लियांग ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और उससे शांत रहने को कहा। उसे ऐसा करते देख यून कंफ्यूज हो गई। लियांग फिर बाहर खड़ी लेडी से बोलता है कि उनके पास भी काफी सारा खाना और पानी था, तो उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने हमारे लिए इतना सोचा, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अभी वो लोग थोड़े खतरनाक टाइम से गुजर रहे थे, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलेगा। उसकी बात सुन के वो लेडी वहां से चली गई। यून लियांग से उसके ऐसा करने का कारण पूछती है तो लियांग जवाब देता है कि ठीक से सोचो, क्या उसे सही में लगता है कि कोई उन्हें मुफ्त का खाना देगा ऐसे हालातों में। ये सुन यून भी सोच में पड़ गई और पूछने लगी कि क्या उसके कहने का मतलब है कि वो लोग, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोल पाती और वो दोनों वहीं निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि मदद मांग रहा था और मर्डर कह के चिल्ला रहा था। लेकिन उन दोनों के पास बैठे रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं दरवाजे के बाहर हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी अपने हस्बैंड के साथ एक आदमी की बॉडी ले जा रही थी। वो उस बॉडी को लेकर उनके सामने वाले घर में जाने लगे और फिर वो लेडी दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि वो रुक गई और बाहर निकलकर लियांग के घर की तरफ आने लगी। वो उनके दरवाजे के सामने चाकू लेकर गुस्से से कहने लगी कि खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझना, वो जल्द ही उन्हें भी खा जाएगी। और इतना कह के वो वापस चली गई। लियांग यून से कहता है कि उसे इग्नोर करो, वो बस ब्लफ कर रही है।
वो अपनी ऐसी घटिया हरकतों से और लोगों को फंसाने की कोशिश करेगी। और फिर वो दोनों वहीं बैठकर अभी जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोचने लगे। अगले दिन लियांग केयर को जो भी थोड़ा बहुत पानी बचा था वो दे देता है और वो उसे पीने लगी। उसे ठीक देखकर लियांग और युन दोनों ही खुश थे, लेकिन बोतल में ज्यादा पानी नहीं था तो केयर और पानी मांगती है। लियांग उसे समझाते हुए कहता है कि उसे थोड़ा और सहन करना होगा, क्योंकि उनके घर का पानी का सप्लाई कट हो चुका था और अभी ज्यादा पानी नहीं बचा था। जब पानी आ जाएगा तब वो जितना मर्जी पी सकती है। केयर भी मुस्कुराते हुए मान जाती है और कहती है कि वो प्यास सह लेगी। उसकी ये बात सुन युन बहुत ही बुरा फील कर रही थी। तभी उन्हें जोर जोर से कुछ टूटने की आवाज आने लगी। उन्होंने किचन में जाकर देखा तो कोई दूसरी तरफ से उनकी दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लियांग काफी परेशान हो गया। उसे पक्का यकीन था कि ये वही लेडी है। वो अभी भी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आई और अब वो दीवार तोड़कर उनके घर में घुसना चाहती थी। लियांग युन से केयर को लेकर बेडरूम में जाने को और दरवाजा अंदर से बंद कर लेने को बोलने लगा। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो बाहर ना आए। युन उसकी लड़ने में मदद करना चाहती थी, लेकिन लियांग उसे मना कर देता है और बताता है कि उसके वहां होने से वो बस डिस्टर्ब हो जाएगा और वैसे भी वो केयर को कुछ ऐसा नहीं देखने दे सकता जिससे उसे सदमा लगे। यून उसे कहती है कि वो उसकी परमिशन के बिना नहीं मर सकता और फिर वो केयर को लेकर बेडरूम में चली जाती है। वहीं लियांग कुछ सोचता है और फिर वो कुछ सामान इकट्ठा करने लग गया। उसने एक किताब अपनी टी शर्ट के अंदर डाल दी और अपने हाथ पर भी टेप की मदद से किताब बांध ली। इसके साथ ही उसने अपनी पीठ पीछे एक चाकू और अपने पैरों में एक कटर भी छिपा लिया। फिर वो गैस का सिलेंडर भी निकालने लगा, लेकिन तभी किचन की दीवार टूट गई। लियांग वहीं खड़ा था और फिर कुछ सोचने के बाद उसने लाइटर लेकर सिलेंडर से लीक होती हुई गैस को जला दिया और वो सिलेंडर उठाकर उस आग को सीधा दीवार के छेद में डालने लगा। वो चिल्ला के कहता है कि आ जाओ कमीनो। तभी एक लकड़ी से बंधा चाकू सीधा आकर उसकी छाती पर लग गया और वो आदमी दीवार से निकलकर हंसने लगा। लेकिन लियांग उन किताबों की वजह से बच गया था। वो आदमी भी ये देखकर चिढ़ गया और कहने लगा कि अच्छा, तो तुम्हें शो ऑफ करने का शौक है। वहीं लियांग सोचता है कि उससे पहले अटैक करना होगा, लेकिन वो काफी स्लो होता है और वो आदमी उस पर फिर से हमला कर देता है। तभी लियांग ने उस आदमी का चाकू पकड़ लिया और अपनी पीठ से चाकू निकालकर उस आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है कि पहले तो वो उसे नहीं मारने वाला था, लेकिन अभी भी उसे एक मौका दे रहा है। लियांग उसे बकवास बंद करने को बोलता है, जिसे सुन वो आदमी गुस्सा हो गया। तभी लियांग ने अपना सर उस आदमी के मुंह पर दे मारा और अपने पैरों से लात मार के उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन वो बंदा अभी भी लियांग का हाथ पकड़ के उसे रोके हुए था। ये देखकर वो और जोर से कोशिश करने लगा। तभी पीछे से वो लेडी आ गई और बोलने लगी कि इस ताजा शिकार को तो मैं आज ही खाऊंगी। और इतना कह के वो पागलों की तरह हंसते हुए लियांग के ऊपर पीछे से हमला करने लगी। लेकिन लियांग उसे सेंस कर लेता है और साइड में हट जाता है, जिस वजह से उस लेडी का चाकू उसके ही हस्बैंड को लग गया। लियांग ने भी बिना वक्त गवाए उस लेडी पर हमला कर दिया। उसका हस्बैंड ये देखकर भौचक्का रह गया, लेकिन लियांग ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे भी चाकू से मार डाला। ऐसे ही उन दोनों को मारने के बाद उसने चैन की सांस ली और जमीन पर बैठ के अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वो दीवार में बने छेद से पास वाले घर में जाने लगा। वो उस घर में किचन और हॉल हर जगह चेक करने लगा। ऐसे ही जब उसने एक दरवाजा खोला तो वो चौंक गया, क्योंकि उसे वहां लोगों की बॉडी पड़ी हुई दिखती है। ये देखकर उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। तभी उसकी नजर पास ही में रखे कबर्ड पर पड़ती है। उसने उस कबर्ड को खोला तो उसमें 2 पानी की बोतल रखी हुई थी। वो उस बोतल का ढक्कन खोल के उसे सूंघने लगा और जब उसे सब सही लगा तो उसने उन बोतलों को अपने पास रख लिया। उसके बाद जब वो वापस जा रहा था तो उसे टेबल पर गाड़ी की चाबी दिखाई दी, जिसे उसने ले लिया। फिर वो वापस से अपने घर में जाकर यून को बेडरूम से बाहर आने को बोलता है, क्योंकि अब सब सेफ था। उसकी आवाज सुनकर यून खुशी से केयर को लेकर बाहर आ गई और लियांग से पूछने लगी कि क्या उसे कहीं चोट लगी है। उसने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके घाव ज्यादा गहरे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे टांके लगाने पड़ेंगे। वहीं केयर उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ था, लेकिन वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे पानी पीने को देता है। उसके बाद युन लियांग को टांके लगाकर पट्टी कर देती है, लेकिन उसे काफी दर्द हो रहा था। वो उन दोनों से कहता है कि वो थोड़ा थका हुआ था तो उसे थोड़ी नींद चाहिए। उसकी ऐसी हालत देखकर युन और केयर दोनों ही परेशान हो गए और युन वहीं उसके पास ही सो गई। जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसे लियांग बेड पर नहीं दिखता। उसने बाहर जाकर देखा तो वो और केयर बालकनी के पास खड़े थे। उसने लियांग से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा था। वो बताने लगा कि उसे पड़ोसी के घर से कुछ बैटरी मिली थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो इस कंप्रेसर को चालू कर पाएगा और वो लोग कंडेंसेट पानी बना पाएंगे। वो तीनों ही बेचैनी से कंडेंसर को देखने लगे। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर पाइप में से थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा। ये देखकर तीनों बहुत ही खुश हो गए और लियांग ने कहा कि
आखिरकार उसे पानी मिल ही गया। कुछ टाइम बाद लियांग बैठे बैठे चाबी को देख रहा था और उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। युन उसे ऐसे देखकर पूछने लगी कि वो क्या देख रहा है, क्या उसे सोना नहीं है। लियांग ने उसे पूछा कि क्या उसे याद है कि उनके पड़ोसी के पास एक छोटी गाड़ी है। उसे उनके घर से उसी गाड़ी की चाबी मिली थी। वो गाड़ी सीढ़ियों से 5 या 6 मीटर दूर थी। वो यहाँ खिड़की से भी दिख रही है। उसने उन पड़ोसी को क्वारंटाइन से एक दिन पहले गाड़ी चलाते हुए देखा था, तो उसे यकीन था कि वो अभी भी चालू तो होगी। उसकी बात सुनकर यून रोने लगी और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी कि नहीं लियांग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्या तुम भूल गए उस लड़के को कितनी तकलीफ हुई थी जब उसने अपने पापा को ज़ॉम्बी बनते हुए देखा था? क्या तुम मुझे और केयर को भी वैसे ही हालत में देखना चाहते हो? उसे ऐसे देख लियांग सोच में पड़ जाता है और कहता है कि उनके पास अब ज्यादा खाना नहीं बचा था और पानी भी बस 3 दिन चल सके उतना ही बचा था। भूख से मरना ज़ॉम्बी बनने से तो अच्छा ही था, लेकिन वो ये नहीं देख सकता। वो बिना कुछ किए यून और केयर को धीरे धीरे मरते हुए नहीं देख सकता। उसे कोशिश करनी ही होगी, भले ही उम्मीद कम हो, वरना वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और वैसे भी अब नीचे काफी कम ज़ॉम्बीज थे। अगर किस्मत अच्छी रही तो गाड़ी तक उसे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिलेगा, और अगर ज़ॉम्बी मिल भी गए तो वो गाड़ी तक थोड़ी बहुत तैयारी, जैसे कि मोटे विंटर क्लोथ्स और कुछ प्रोटेक्टिव गियर पहन के पहुंच सकता है। यून पूछती है, लेकिन उसके बाद क्या? तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। लियांग कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, किस बात का टेंशन? ट्रैफिक पुलिस तो होगी नहीं रोड पर, और वैसे भी उसने सेकंड ड्राइविंग टेस्ट पास कर ही लिया था और उसे काफी हद तक गाड़ी चलाना भी आता था। वो गाड़ी से पास ही के सुपरमार्केट जाएगा, क्योंकि क्वारंटाइन अचानक से हुआ था, तो सुपरमार्केट में अभी भी काफी सारा खाना पानी होना चाहिए। वो उन्हें लेकर वापस आ जाएगा। यून भी उसका प्लान सुनकर सोच में पड़ गई और फिर रोते हुए उसने लियांग को इजाजत दे ही दी। ऐसे ही रात बीत गई और दूसरा दिन निकल आया। लियांग स्वेटर, मफलर, ग्लव्स और हेलमेट पहन के रेडी हो रहा था। उसने अपने हाथ पर किताबें भी बांधी हुई थीं। तीनों ने ही रोते हुए एक दूसरे को गले लगाया और फिर लियांग निकल पड़ा। कैर पीछे से उसे जल्दी वापस आने को कहती है। लियांग चाकू लेकर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। लियांग की गाड़ी पलटी हुई थी, जिसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। तभी गाड़ी की टंकी में से पेट्रोल लीक होने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। लियांग भी अंदर से आग को देख रहा था। थोड़ी देर में आग और बढ़ गई, जिसे देखकर ज़ॉम्बीज गाड़ी से दूर भागने लगे। ये मौका पाकर लियांग जलते हुए कपड़ों के साथ ही गाड़ी से बाहर निकल आया और ज़ॉम्बीज के बीच से भागकर जाने लगा। वो तेजी से पास ही लगे टावर की तरफ भागा और उसके ऊपर चढ़ने लगा। उसे ऐसा करते देख ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे चढ़ने लगते हैं। लियांग ने अपना जलता हुआ स्वेटर नीचे फेंक दिया और आगे जाकर केबल्स पर चलने लगा। कुछ ज़ॉम्बीज भी उसकी देखा देखी कर केबल्स पर उसके पीछे आने लगे। तभी लियांग ने थोड़ा उछल के केबल्स को अपने पैरों से जोर से हिला दिया, जिस वजह से कुछ ज़ॉम्बीज नीचे गिर गए। वो दूसरे टावर पर पहुंचते ही अपने चाकू की मदद से केबल को काटने लगा। केबल कटते ही सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिर गए। उसके बाद उसने केबल की मदद से आगे जाना जारी रखा। तभी उसकी नजर नीचे खड़ी पुलिस कार पर पड़ी, जिसका कि दरवाजा खुला हुआ था। वो उसे देख कुछ सोचता है और फिर बैलेंस बनाते हुए केबल पर चलने लगता है। जब वो गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने झुककर दूसरा केबल पकड़ लिया और अपने हाथों के बल लटकने लगा। फिर वो जंप मार के सीधा गाड़ी पर कूद जाता है। लियांग बिना कोई वक्त गवाए सीधा गाड़ी में घुस गया, क्योंकि पीछे से ज़ॉम्बीज उसी की तरफ आ रहे थे। उसने फटाफट से गाड़ी स्टार्ट की और गियर लगा के गाड़ी दौड़ा दी। ज़ॉम्बीज पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी को नहीं पकड़ पाते। लियांग तेजी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर रियर व्यू मिरर पे पड़ी। वो देख के उसके पसीने छूट गए, क्योंकि उसके पीछे की सीट में एक पुलिस वाला ज़ॉम्बी बना बैठा था। वो ज़ॉम्बी बिल्कुल उसके मुंह की तरफ काटने आ रहा था, लेकिन तभी लियांग ने जोर से ब्रेक लगा दी। उसके अचानक ब्रेक लगाने से वो ज़ॉम्बी उड़ता हुआ गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर जा गिरा। फिर उसने वापस से गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन उसकी गाड़ी के आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े थे। वो बिना गाड़ी रोके उन्हें टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसकी गाड़ी पे चढ़ गया। लियांग ने पास वाली सीट पे देखा तो वहां पर कटे हुए हाथ में गन पड़ी थी। उसने हाथ को गन से अलग किया और उसे उस ज़ॉम्बी के मुंह पे दे मारा। वो ज़ॉम्बी उस हाथ को पकड़कर खाने लगा, लेकिन तभी उसके सर में गोली आ लगी। लियांग गन से उस पर फायर कर रहा होता है। वो एक के बाद एक जो भी ज़ॉम्बी पास आए उसे गोली मारने लगा। तभी एक ज़ॉम्बी उसके बहुत ही करीब आ गया, जिसे देखकर उसने तेजी से गाड़ी मोड़ ली। इस वजह से उस ज़ॉम्बी का हाथ कट गया। उसकी गाड़ी कई सारे ज़ॉम्बी से टकराते हुए सीधा पास ही में लगी रेलिंग की तरफ जाने लगी। उसके टकराते ही वो रेलिंग टूट गई और गाड़ी सीधा पानी में गिरने लगी। उसके पीछे पीछे कुछ ज़ॉम्बीज भी कूद पड़े। नीचे एक कनाल बह रही थी, जिस वजह से गाड़ी में पानी भरने लगता है। जब लियांग ने बाहर देखा तो ज़ॉम्बीज डूब रहे थे। उसने नोटिस किया कि ज़ॉम्बीज से तैरा नहीं जा रहा था और वो बस डूब रहे थे।
ये देखकर वो गाड़ी से बाहर निकला और तैरते हुए सतह पर आ गया। फिर वो तैर के कनाल में आगे बढ़ने लगा। तभी उसे साइड में एक बड़ी सी पाइप दिखती है। वो जाकर उस पाइप में घुस गया। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उससे काफी इंजरी हो गई थी और वो बेहोश हो गया। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो गई। लियांग अभी भी बेहोश पड़ा था। उसके ऊपर कीड़े घूम रहे थे। वो सपना देख रहा होता है जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज केयर पर हमला कर रहे थे। ये देखकर लियांग केयर का नाम पुकारते हुए चौंक कर उठ गया। उसे अपने आगे अंधेरी टनल दिखती है। उसने उसमें आगे बढ़ना चालू कर दिया। इस पाइप में बहुत कचरा जमा हुआ था। लियांग अपने हाथों से उस कचरे को हटाता है और पाइप के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। वहां उसे सीढ़ियां दिखती हैं जिन्हें पकड़ के वो ऊपर चढ़ने लगा। तभी एक सीढ़ी टूट गई और उसका पैर फिसल गया। वो उस टूटी हुई सीढ़ी को देखता है और फिर कुछ सोचकर उसे उठा लेता है। जब उसने ढक्कन खोल के नाली से बाहर झांका तो उसे कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो वापस अंदर चला गया। दूसरी किसी गली में एक ज़ॉम्बी पीछे मुड़ के देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो वहां से आगे चला जाता है। तभी पीछे से ढक्कन खोल के लियांग ऊपर आ गया। उसने पास ही के दरवाजे पर लगे ताले को देखा और उस टूटी हुई सीढ़ी के सलिए से वो ताला तोड़ने लगा। लेकिन वो ताला काफी मजबूत था जिस वजह से सलिया भी मुड़ जाता है। इतनी मेहनत करके लियांग थकान के मारे हांफने लगा। फिर वो वापस से उस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा और उसके काफी जोर लगाने के बाद आखिरकार वो ताला टूट ही गया। उसके बाद लियांग दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा। अंदर उसे एक लंबा सा गलियारा दिखा। वही कोने में कुछ लकड़ियां और बॉक्स भी पड़े थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक टूटा हुआ दरवाजा दिखा। दरवाजा देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जबरदस्ती तोड़ा हो। वो उससे अंदर जाता है तो सुपरमार्केट के सारे रैक खाली पड़े थे। वो भागते हुए हर जगह ढूंढने लगा लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजर पास ही की दीवार में बने छेद पर पड़ती है। वो उसके अंदर जाता है तो वहां एक और गलियारा था। वो संभलते हुए आगे बढ़ने लगा। वहां नीचे जमीन और दीवारों पे खून के धब्बे लगे थे। तभी अचानक से उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि पानी की बाल्टी पकड़े हुई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक गए और वो बच्ची बाल्टी को वहीं गिरा के भागने लगी। वो तेजी से दीवार में बने छेद में घुस गई। लियांग उस पानी की बाल्टी के पास जाता है और उसे उठा के पीने लगता है। इसके बाद हमें एक बदसूरत सा मोटा आदमी दिखाया जाता है जो कि सिगरेट पीते हुए एक औरत के साथ मजे कर रहा था। वो उस औरत से बोलता है कि कमीनी कहीं की, मरे हुए इंसान की तरह क्यों बिहेव कर रही है, थोड़ा कोऑपरेट कर और मजे ले। और इतना बोल के वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी वो बच्ची वहां अपनी मम्मी का नाम पुकारते हुए आ गई, लेकिन उसको ऐसी हालत में देखकर उसने अपनी नजर फेर ली। उसे देख वो आदमी गुस्से के मारे उसका हाथ पकड़कर मारने लगा। वो उसे कहता है कि नाकारा, कहीं की तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मूड खराब करने की। अगर तेरी माँ मुझसे भीख नहीं मांगती तो मैं कब का तुझे ज़ॉम्बीज़ को खिला देता। तभी उसे अपने सर पे गन महसूस होती है और वो चौंक जाता है। लियांग उस आदमी के सर पे गन ताने खड़ा था जिसे देखकर वो आदमी कांप रहा था। वो आदमी कहता है कि अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। वो कहता है कि वो एक अच्छा आदमी है और इस बच्ची को बस सबक सिखा रहा था, क्योंकि हीरा जब घिसेगा तभी तो चमकेगा। लेकिन वो बच्ची जाकर लियांग के पीछे छिप गई। वो आदमी बोलता है कि अगर लियांग इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच यहां तक पहुंच पाया तो इसका मतलब है कि वो एक ग्रेट हीरो है। वो उसके जैसे हीरोज की बहुत रिस्पेक्ट करता है। फिर वो पास ही के सामान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो जितना चाहे उतना सामान यहां से ले जा सकता है, जितना चाहे खाना खा सकता है। तभी वो औरत चिल्ला के बोलती है कि उस आदमी पर भरोसा मत करना, क्योंकि वो बहुत ही नीच किस्म का इंसान था और उसने बहुत सारे क्राइम किए थे। उसने अपनी मीठी बातों में फंसाकर बहुत सारे लोगों को मारा था, उसके हस्बैंड को भी। और इतना कहकर वो रोने लगी। वो आदमी ने उस औरत के बाल पकड़ लिए और उसे कमीनी कहते हुए बकवास बंद करने को बोला। वो कहता है कि क्या वो उसे मरवाना चाहती है बस इसीलिए कि उसने उसे पीटा था। तभी लियांग ने उसके मुंह पे गन तान दी, लेकिन अचानक ही उस आदमी ने घूम कर गन को दूर कर दिया और लियांग के मुंह पे पंच मारकर गन छीन ली। अब वो लियांग के मुंह पे गन रख के हंसने लगा, लेकिन तभी लियांग ने उस आदमी के सर पे सलिया मार के उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद वो औरत लियांग के सामने अपने घुटनों पर बैठ के अपनी बेटी को चोट ना पहुंचाने के लिए भीख मांगने लगी। इसके बदले वो लियांग जो भी चाहे वो करेगी। लियांग उसे बताता है कि उसकी भी एक बेटी है जो कि इस बच्ची से भी छोटी है, इसलिए वो लोग चिंता न करे क्योंकि वो उन्हें हर्ट नहीं करेगा। वो अपनी गन रखते हुए पूछता है कि इस बिल्डिंग में कितने लोग हैं। वो लेडी बताती है कि पहले यहां पर 57 लोग थे, लेकिन अब बस वही बचे थे। लियांग उसकी हालत देखकर सोच में पड़ गया। उसने उस औरत से पूछा कि आखिर यहां हुआ क्या था। वो लेडी रोने लगी और उसने बताना शुरू किया कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के शुरू होते ही सबसे पहली चीज जो लोगों को कम पड़ने लगी वो था पानी। उसके हस्बैंड एक इंजीनियर थे, तो उनके पास कुछ सामान था जो वो अपने काम के लिए यूज करते थे। उन्होंने जमीन के अंदर से पानी निकालने का प्लान बनाया और सारे लोगों के साथ उस पानी को बांटा। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां उस लेडी का हस्बैंड जांग लोगों को पानी बांट रहा था।
तभी एक दादी माँ वहां आती है और जांग से कहती है कि वो स्मार्ट और काइंड है, इसलिए उसे उनका लीडर बन जाना चाहिए। वो सब उसके ऑर्डर्स मानेंगे। उनकी बात सुनकर आसपास खड़े और लोग भी बोलने लगते हैं कि वो जांग की हर बात मानेंगे और उसका हर ऑर्डर पूरा करेंगे। जांग कहता है कि जब वो सब लोग उस पर इतना भरोसा दिखा ही रहे हैं, तो वो भी ट्राई करने के लिए रेडी है, क्योंकि जब तक सब साथ में हैं, तब तक वो कोई भी मुश्किली का सामना कर सकते हैं। अब पानी की प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई थी, लेकिन खाने की प्रॉब्लम अभी भी थी। अब उन्हें इस कन्वीनियंस स्टोर की दीवार तोड़नी होगी, लेकिन ये दीवार काफी मजबूत है, तो इसे तोड़ने में उसकी हेल्प कौन करना चाहेगा। उसकी बात सुन के सारे लोग एक के बाद एक हाथ उठा के हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। उनमें वो बदसूरत झिंगुर भी शामिल था। इसके बाद उन लोगों ने दीवार तोड़ने का काम शुरू कर दिया। जांग दीवार तोड़ते हुए काफी थक गया था, जिसे देखकर वो झिंगुर उसके पास आया और उसे आराम करने को बोला, और फिर वो खुद भी इस काम में लग गया। बाकी सारे लोग भी हथौड़े से दीवार तोड़ने का काम चालू रखते हैं और आखिरकार थोड़े टाइम बाद वो दीवार टूट ही गई। उसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश थे और जांग सबको खाने का सामान बांटने लगा। उसके बाद जांग ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि ये जो अभी उन्हें खाना मिला था, वो बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था। अगर उन्होंने ठीक से इस खाने को मैनेज नहीं किया, तो ये एक हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो लोग हर रोज कितना फूड सबको मिलेगा ये अनाउंस कर देंगे। और जहां तक रही बात खाने की, तो इसे संभालने की, मैनेज करने की और बांटने की जिम्मेदारी वो लोग इन बुजुर्ग दादा जाओ और दादी ली को देंगे। लेकिन वो लोग चाहे कितना भी खाना बचा ले, वो एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। इसलिए खेती ही इस प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन है। उसकी बात सुन के सब लोग सरप्राइज हो गए। एक बंदे ने पूछा कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम अपना खुद का खाना उगाएंगे? जांग उसे हाँ में जवाब देता है और कहता है कि उनके पास पानी तो पहले से है ही, और वो लोग खेती के लिए मिट्टी ग्राउंड फ्लोर से छत और दूसरी जगहों पे ले जाएंगे। वो लोग आलू, सोयाबीन, मक्का और भी बहुत कुछ उगा सकते थे। अगर सब कुछ सही रहा, तो बस 3 महीने के अंदर ही वो लोग खुद के उगाए हुए आलू खा रहे होंगे और उनकी खाने की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए सोल्व हो जाएगी। उसका ये आइडिया सब लोगों को काफी पसंद आया और वो उसकी तारीफ करने लगे। इसके बाद हमें एक आलू दिखाया जाता है, जिसे कि चाकू से काट के मिट्टी में बोया जा रहा था। ये काम जांग की बेटी शाओली कर रही थी। वहां पर और लोग भी नीचे से मिट्टी ला ला के डाल रहे थे। शाओली अपनी माँ से पूछती है कि क्या आलू ऐसे ही उगेंगे। उसकी माँ हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि अगर सही मात्रा में पानी दिया गया, तो बस 3 महीने के अंदर ही काफी सारे आलू उग जाएंगे। तभी वहां जांग आ जाता है और वो श्याओ को उठाकर कहने लगा कि थोड़े ही दिनों बाद उसे एकदम टेस्टी आलू खाने को मिलेंगे, और इस उम्मीद से वे तीनों ही बहुत खुश थे। थोड़े दिनों बाद जमीन से आलू के स्प्राउट निकलने लगे और देखते ही देखते वो काफी बड़े हो गए। लेकिन हमें दिखता है कि कोई आदमी उन आलू के स्प्राउट को तोड़ रहा था। वो उन्हें कच्चा ही खाने लगा। उसने सारे आलू अपने मुंह में डाल लिए। तभी वहां जांग आ गया और उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। जांग ने उसे गुस्से के मारे पूछा कि साले, ये क्या कर रहा है तू? ये तो बस अभी स्प्राउट ही हैं, ये 2 ही महीनों में पूरी तरह से आलू बन जाएंगे। उस आदमी ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी थी। अगर जांग उसे पीटना चाहता है तो पीट दे, लेकिन जांग अपने हाथ बीच में ही रोक लेता है और उस आदमी को वहीं छोड़कर चला जाता है। उसे सीढ़ियों में बूढ़े दादा जाओ और दादी ली मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। फिर वो जांग को ले जाकर चुपचाप दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन वो झींगुर वहीं कोने में खड़ा था। वो सोचने लगा कि यहाँ चल क्या रहा है। वहीं कमरे के अंदर दादा जाओ जांग को बता रहे थे कि वो पिछले कुछ दिनों से लोगों में बहुत ही कम खाना बांट रहे थे और इस वजह से लोग काफी नाराज थे। दादी ली और उन्हें चिंता थी कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो कुछ खतरनाक हो सकता था। इसीलिए वो इस बारे में बात करना चाहते थे कि क्या करना चाहिए। जांग उन्हें पूछता है कि अगर वो लोग अभी जैसे बांट रहे हैं वैसे ही बांटते रहें तो खाना और कितने दिनों तक चलेगा। दादा जाओ बताते हैं कि पिछली बार तय किए अनुसार उन्होंने सबको शांत रखने के लिए ये बोल रखा था कि उनके पास 2 महीने चले उतना खाना है, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उनका खाना ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ही चलेगा। इसका मतलब कि आलू उगने से पहले 1 महीने तक कुछ भी खाना नहीं होगा, और जब उनके पास खाना नहीं होगा तो सब लोग आलू के स्प्राउट खाना चालू कर देंगे, और फिर उसके बाद तो सबका मरना तय था। उनको और दादी ली को चिंता थी कि खाना खत्म होने से पहले लड़ाई शुरू हो जाएगी। वैसे हालातों से निपटने के लिए उन्हें उम्मीद है कि जांग कुछ जवान और ताकतवर लोगों को अपनी तरफ कर ले। जांग उन्हें आश्वस्त कराते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब लोग सालों से एक दूसरे के पड़ोसी थे। वो कोई बुरे लोग नहीं थे। अगर वो इस महीने की खाने की समस्या हल कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादा जाओ उसे कहते हैं कि वो बहुत ही आदर्शवादी इंसान है, लेकिन उन्होंने काफी जिंदगी जी रखी है और उनको इस दुनिया का काफी अनुभव है। वहीं वो झींगुर बाहर खड़े खड़े सब कुछ सुन रहा था और वो कुछ सोचने लगा।
थोड़ी देर बाद रात हो गई। कुछ आदमी वहां छत पर सोए हुए थे। तभी वो झींगुर आके एक बंदे को लात मारकर उठाने लगा और कहने लगा कि उन आलसी लोगों को उठ के काम शुरू करना चाहिए। उस आदमी ने लेटे हुए ही उठने से मना कर दिया और कहने लगा कि अगर वो खड़ा हुआ तो उसे चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि सबके पास उस झींगुर की तरह चर्बी जमा नहीं होती जो भूख सह सके। ऐसे लेटे रहना ही उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल था। तभी दूसरा आदमी उठ बैठा और झींगुर से कहने लगा कि तूने तो सही में फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी थी। अगर उसे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो भी क्वारंटाइन से पहले खा खा कर गुब्बारे की तरह मोटा हो जाता। झींगुर उनसे कहने लगा कि लगता है तुम लोगों को मेरे पास जो बिस्किट का पैकेट है वो नहीं चाहिए, इसीलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उसकी बात सुन तीनों आदमी उसके पास आकर उसे मस्का लगाने लगे। झिंगुर उनसे पूछता है कि क्या वो लोग भूखे हैं, तो वो तीनों ही कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा भूखे थे। झिंगुर उन्हें कहता है कि वो लोग इसी लायक थे और उन पागलों को भूख से मर जाना चाहिए। उन लोगों ने इनको बेच खाया और ये लोग अभी भी उनके लिए काम कर रहे थे। उसकी बातें उन तीनों को समझ नहीं आती और वो पूछने लगे कि अरे कहना क्या चाहते हो, हमें समझ नहीं आ रहा। झिंगुर बोलता है कि दादी ली, दादा जाओ और झांग वो तीनों ही उनके हिस्से का खाना खा गए और अब बस 1 महीने का ही खाना बचा था। ये सुन के उनमें से एक आदमी पूछता है क्या मतलब? वो यहाँ रोज गधों की तरह मजदूरी कर रहा था और नीचे वो लोग जितना चाहे उतना खाना पीना कर रहे थे। दूसरा आदमी खड़े होते हुए कहता है चलो उन कमीनों को सबक सिखाते हैं। तभी वो झिंगुर उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे कुछ कमजोर लोगों उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्हें थोड़े और लोगों को इकट्ठा करने होंगे और फिर जाकर खाने का रिजर्व चेक करना होगा। उसके बाद वो लोग एक बड़ी भीड़ लेकर उन दादा जाओ और दादी ली के पास पहुंच गए। वो दोनों उन लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि उन्हें खाने का स्टोरेज चेक करना था। क्या उन लोगों ने उनके हिस्से का खाना चुराया था? उन दोनों के पास लोगों को शांत कराने का कोई तरीका नहीं था। तभी वहां जांग आ जाता है। भीड़ में से एक आदमी ने पूछा कि सब लोग कह रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारे हिस्से का खाना खा लिया है, इसलिए हम सच्चाई जानने के लिए खाने का स्टोरेज चेक करना चाहते हैं। जांग कहता है कि वो समझ सकता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन सबसे पहली बात ये कि उसने या तो दादा जाओ या दादी ली किसी ने भी एक्स्ट्रा खाना नहीं लिया था। वो सब बस झूठ है। बिना रिश्तेदारों के दो बूढ़े लोग कितना ही खाना खा लेंगे। और जहां तक रही बात उसकी, तो जो लोग उसे जानते हैं वो उसके बिना समझाए ही समझ जाएंगे। भीड़ में से एक आदमी कहता है कि हाँ, जांग कई बार भूख की वजह से बेहोश हो जाता था, उन्होंने वो देखा था। जांग आगे बताता है कि यह सच है कि उन्होंने जितना उन लोगों को बोला था उतना खाना नहीं है स्टोरेज में, क्योंकि उसने ही दादा जाओ और दादिली को झूठ बोलने के लिए कहा था ताकि सब लोग शांत रहे। उसे डर था कि कहीं सच जानने के बाद लोग एक दूसरे को मारना ना शुरू कर दें। उसे यकीन है कि वो लोग उसकी बात समझ पाएंगे। जांग की बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए, लेकिन वो झिंगुर अपना प्लान फेल कैसे होने देता। वो आगे आकर चिल्ला के कहता है कि जांग उन्हें इस तरह कुछ बातों से बहला नहीं सकता। किसको यकीन होगा उसकी बातों पे? क्या वो उन्हें बच्चा समझता है? सारा खाना उनके हवाले कर दो, अब से तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे। तभी एक आदमी ने आकर उसके मुंह पे पंच मार दिया और कहने लगा कि साले सुअर कहीं के एहसान फरामोश कमीने, अगर जांग नहीं होता तो अब तक तू प्यास से मर जाता। और इसी तरह उन सब लोगों में लड़ाई हो जाती है। कोई किसी के बाल खींच रहा था तो कोई किसी का मुंह नोच रहा था। वो झिंगुर ने उस आदमी को जमीन पे पटक दिया। तभी जांग ने चिल्ला के उन्हें लड़ाई बंद करने को कहा। उसकी आवाज सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। जांग ने कहना जारी रखा कि वो लोग कई सालों से पड़ोसी रह चुके थे, तो इस तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब जब कुछ लोगों को अपने हिस्से का खाना वापस ही चाहिए तो ठीक है, वो लोग अपने हिस्से का खाना ले जा सकते थे। लेकिन इससे पहले वो उन्हें वार्न करना चाहता था कि अगर उनका खाना खत्म हो गया और उन्होंने छत पे लगे आलू के स्प्राउट खाना शुरू किया तो उन्हें उसके मुक्कों का सामना करना होगा। उसकी बात सुन के वो मोटा और कुछ आदमी वहां से चले गए। ऐसे ही रात हो गई। वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए। उनमें से एक आदमी झिंगुर से पूछता है कि उसने उन सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया था। उस मोटे ने बोलना शुरू किया कि वहां जमा सब लोग स्मार्ट थे, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का खाना ले लिया था। सबको पता था कि आज दिन में नीचे क्या हुआ। जांग ने सबके हिस्से का खाना ले लिया और ऐसे नाटक किया कि वो निर्दोष है। वो उनकी बेइज्जती कर रहा था। ये थोड़ा सा खाना उन्हें कितने ही दिनों तक चलेगा। जांग ने यह बात पक्की कर दी थी कि वो उन्हें भूख से मारना चाहता था, तो ऐसे धीरे धीरे मरने से अच्छा है कि वो उन पे हमला कर दे, जबकि वो सतर्क नहीं थे। वो आदमी ने पूछा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मोटा बताता है कि बात साफ थी, उन्हें वो खाना चाहिए, या तो वो लोग रहेंगे या हम। हमें उनको मारने का ये मौका खोना नहीं चाहिए। उसकी बातें सुन के सब लोग सोच में पड़ गए। उन्हें ऐसे देखकर झिंगुर उन्हें कायर कहता है और पूछता है कि क्या कोई तुम्हें मरने को कहेगा तो तुम मर जाओगे? वो आदमी बताता है कि बात ऐसी नहीं थी।
वो इसलिए हिचकिचा रहे थे क्योंकि उनके पास मुश्किल से 10 या 12 लोग थे। वहीं नीचे उनसे कहीं ज्यादा लोग थे। उसके जवाब में मोटा कहता है कि भले ही उनके पास ज्यादा लोग हों, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग या तो बहुत छोटे थे या तो बहुत बूढ़े, और ऊपर से वो लोग भूख की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहे। हम लोग जब अपने हिस्सा का खाना खा लेंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी, और उसके बाद हम उन पे सरप्राइज अटैक करके सब कुछ हथिया लेंगे। ये तो जाहिर था कि इस हमले में कौन जीतेगा। उसकी बात सुन के वो आदमी तैयार हो गया और कहने लगा कि उसने बिल्कुल सही बात कही, बिना लड़े मरने वाला मर्द मर्द नहीं हो सकता। दूसरे आदमी ने कहा कि जांग उन लोगों पे बेरहम था, इसलिए अब अगर हम उन पे बेरहमी करें तो उन्हें शिकायत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं भी तैयार हूं। इस तरह एक के बाद एक सब लोग तैयार हो गए। उनमें से एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि उसका पेट दर्द कर रहा था, इसलिए वो बाथरूम जा रहा था। लेकिन तभी अचानक झींगुर ने उसकी पीठ में चाकू गोप दिया और कहने लगा कि तुझे इस समय बाथरूम जाना है, तू पक्का हमारे प्लान की खबर जांग तक पहुंचाना चाहता है। सब लोग ये देखते ही रह गए और वो आदमी वहीं ढेर हो गया। फिर मोटा उस चाकू को चाटते हुए कहने लगा कि सब लोगों को अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए इस बंदे को चाकू मारना होगा, और इसमें भी वो पहले वाला आदमी ही सबसे आगे था। उसने कहा कि वो इसके लिए तैयार था, और फिर उसने मोटे के हाथ से चाकू लेकर उस बंदे को मार दिया। ये देखकर वो झींगुर पागलों की तरह हंसने लगा। इसके बाद वो सब लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए नीचे चले आए, और जाते ही उन्हें एक बच्ची मिल गई। वो झींगुर से कहती है कि देखो अंकल, मेरे पास फूल है। मोटा बोलता है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो, लेकिन तुम गलत समय पे इस दुनिया में आ गई। और ऐसे ही उन्होंने एक के बाद एक सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। तभी जांग वहां आ गया। वो बहुत गुस्से में था और उसने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। वो मोटे को कमीना कहते हुए भाग के उसकी तरफ जाने लगा। मोटा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जांग ने उसे डॉज कर लिया और उसके पेट में जोरदार लात दे मारी। तभी पीछे से दूसरा बंदा उस पर हमला करता है, लेकिन जांग उससे भी बच गया और उसने उस आदमी के सर में कुल्हाड़ी दे मारी। वो बंदा वहीं गिर के खत्म हो गया। ऐसे ही जांग ने कुछ और लोगों को भी मार गिराया। झींगुर के साथ साथ बाकी लोग भी ये देखकर डर गए। वही जांग गुस्से से उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी मोटे ने अपने पास वाले आदमी को देखा और उसे पकड़ के अपने आगे कर दिया। इससे जांग की कुल्हाड़ी उस बंदे को जा लगी और मोटे ने उसकी आड़ में जांग पर हमला कर दिया। ऐसे ही काफी सारी चोटों के बाद जांग घायल होकर गिर पड़ा। वो उनसे पूछने लगा कि वो लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते थे। उन लोगों के भी पेरेंट्स होंगे और ऐसे लोग होंगे जिनकी वो परवाह करते हो। अभी कोई उन्हें भी मार रहा होगा। कुछ लोग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए, लेकिन मोटे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन लोगों से कहता है कि इसकी बकवास मत सुनो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग ही जिंदा रह सकते हैं। और फिर वो सबको एक साथ जेंग पर हमला करने के लिए बोलता है, और ऐसे ही उन लोगों ने जेंग को खत्म कर दिया। इसके बाद उस मोटे और उसके साथियों ने कई लोगों को मार डाला। उन्होंने सारे छिपे हुए लोगों को भी पकड़ लिया, जिनमें मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब थे, और उन्होंने उन लोगों को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया ज़ॉम्बीज का खाना बनने के लिए। लेकिन मोटे के साथियों का भी अंत कुछ अच्छा नहीं था। उसने उन सब लोगों को भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का के मरवा दिया, और इन सब के अंत में बस ये मक्कार फेई ही बिना सजा भुगते जिंदा था। इसी तरह उस औरत ने अपनी बात खत्म की। उसके बाद लियांग को एक टॉर्च मिली। वो उस टॉर्च को उठाकर कमरे को देखने लगा। वो इतना सारा सामान देखकर सरप्राइज था। वो औरत उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने जो भी चीज उन्हें काम की लगे वो सारी यहाँ इकट्ठी कर रखी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। लियांग वहां से एक दूरबीन उठाता है और उसे अपने गले में टांग लेता है। फिर वो एक रस्सी लेकर फेई को बांधने लगा, और उसे बांधने के बाद लात मार के उठाने लगा। इससे फेई होश में आने लगा। वो उठते ही लियांग के आगे गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लियांग ने उसके बाल पकड़ के चाकू दिखाते हुए कहा कि अगर उसने अपनी जुबान बंद नहीं की तो वो उसे वहीं मार डालेगा। झींगुर ये सुनकर तुरंत ही चुप हो गया। फिर लियांग ने झींगुर की पेंट का टुकड़ा काटकर उसी के मुंह में डाल दिया। इसके बाद वो श्याओ और उस लेडी को देखने लगा और जाकर वो सलिया श्याओ के हाथ में पकड़ा दिया। लियांग ने उसे उस मोटे को मारने से मना किया, क्योंकि वो अभी भी काम आ सकता था। श्याओ उसकी बात मान जाती है और फिर जाकर उस झींगुर को पीटने लगती है। वो लेडी भी उसके साथ ही झींगुर को पीटने लगी। वही लियांग बैग को देखकर खुश हो रहा था। वो उस बैग में खाने पीने का सामान भरने लगा और साथ ही खुद भी उसे खाने लगा। इसके बाद वो दूरबीन लेकर खिड़की के पास चला आया। उसने पर्दा हटाया और दूरबीन की मदद से सामने की ओर देखने लगा। वो वहां किसी बिल्डिंग को देख रहा था, खासकर उसमें से एक घर को। वो घर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पीछे से श्याओ आकर उसे पानी देती है। लियांग उससे ग्लास लेकर पानी पीने लगा। श्याओ उससे पूछती है कि मिस्टर, क्या आप अपने घर को देख रहे थे? लियांग कहता है कि वो अपने नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के घर को देख रहा था। उसका उनसे क्वारंटाइन के बाद कोई संपर्क नहीं हुआ, इसलिए उसे नहीं पता कि वो अभी कैसे हालात में है। फिर श्याओ पूछती है कि क्या आप अपने पेरेंट्स के पास जाने का प्लान बना रहे हो? उसकी बात सुनकर
लियांग ने दुखी होकर अपना मुंह नीचे कर लिया और कहने लगा कि नहीं, वो अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी बेटी अभी घर पर थी और उसे खाना और पानी की जरूरत थी, तो अभी वो वापस अपने घर जाएगा। तभी अचानक शाओ लियांग के पीछे देखकर अपनी मां को ऐसा करने से मना करने लगी। यह सुनकर लियांग भी साइड हट गया, जिस वजह से उस औरत का निशाना चूक जाता है। लियांग उसकी गर्दन पकड़ लेता है और अपना चाकू उसे मारने के लिए उठाता है। यह देखकर उस औरत ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। शाओ भी रोते हुए लियांग से ऐसा ना करने को कहती है। उसकी बात सुनकर पहले तो लियांग थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर उसने उस औरत को छोड़ ही दिया। वो कहने लगा कि अब जबकि कोई कानून नहीं रहा, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ॉम्बीज़ ज्यादा खतरनाक हैं या इंसान। यह सुनकर उस औरत ने सलिया छोड़ दिया और रोने लगी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोए ही जा रही थी। वो बोलती है कि उसे यकीन नहीं करना था कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे थे और वो उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके हस्बैंड ने लोगों पर बहुत यकीन किया, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ी और उसे भी काफी कुछ झेलना पड़ा। जांग ने उससे उनकी बेटी का ख्याल रखने को बोला था, लेकिन उसके जैसी कमजोर औरत ऐसे हालातों का सामना कैसे कर सकती है। उसकी बात सुनकर लियांग सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा कि जितने भी लोग अब तक जिंदा थे, उन सब ने काफी ज्यादा तकलीफें सही थीं। भूख और जीने की चाह के आगे इंसानियत कमजोर पड़ जाती है, लेकिन उनके पास फिर भी चुनने का हक था। उसने भी पहले उन दोनों को मारने का सोचा था, लेकिन उसने उन पर यकीन किया, जिसकी उसे अभी लगभग बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन फिर भी उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं। अगर ऐसी मौत से भरी दुनिया में वो अपने दिल को सूरज की रोशनी से नहीं नहलाएंगे, तो जिंदा होने के बावजूद भी उन बाहर घूम रहे ज़ॉम्बीज़ और उनमें क्या ही अंतर रह जाएगा। उसके हस्बैंड ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा, इसीलिए उन्होंने यकीन किया। लियांग की बात सुन के वो औरत और भी ज्यादा रोने लगी और श्याओ को गले लगा के पुराने पल याद करने लगी। तभी अचानक कहीं से गोली चलने की आवाज आई। उसे सुन लियांग भाग के खिड़की के पास आ गया। वो दूरबीन की मदद से आवाज की डायरेक्शन में देखने लगा। वही सामने वाली बिल्डिंग पे लोग भाले और गोलियां चलाते हुए एक दूसरे को मरने को बोल रहे थे। तभी कोई आदमी खड़ा होके अजीब सी गन से गोली चलाने लगा। उसके पीछे और भी बंदे हथियार लिए सीढ़ी पे चढ़ रहे थे। उन सबकी आंखें लाल थीं। वो सीढ़ी लेकर दूसरी बिल्डिंग पे जाने लगे, जहां आम से दिखने वाले लोग बांस से बनाए भाले और शील्ड लेकर लड़ रहे थे। लेकिन उस बंदे ने कुल्हाड़ी के एक ही वार से उस शील्ड को चीर दिया और उसके पीछे खड़ा बंदा वहीं ढेर हो गया। उसके पीछे और भी बंदे सीढ़ियां लगाकर दूसरी बिल्डिंग पे आने लगे। उन आम से दिखने वाले लोगों में से कुछ नीचे ज़ॉम्बीज़ के झुंड में जा गिरे, जिन्हें ज़ॉम्बीज़ ने तुरंत नोच खाया। वो पहले वाला आदमी फिर से गन में गोली लोड करने लगा और फिर उसने सामने वाली बिल्डिंग पे एक और बंदे को शूट कर दिया। वही कोई दूसरा बंदा लाइटर की मदद से मोलोटोव जला रहा था। उसने पूरा जोर लगा के वो मोलोटोव सामने वाली बिल्डिंग पे फेंक दिया, जो कि जाकर सीधा उन आदमियों के पास ही फटा, पर वो शील्ड की वजह से बच गया। लेकिन उसकी शील्ड और कपड़े जलने लगे थे। तभी पीछे से एक औरत कपड़ा लेकर आई और उसकी मदद से उसने आग बुझा दी। उन्हें देखकर लियांग चौंक गया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे उन हमलावरों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी एक आदमी ने उन लोगों पर बड़ा सा जाल फेंक दिया और लियांग के पेरेंट्स उस जाल में फंस गए। वो लोग आकर उन्हें डंडे और लातों से मारने लगे, जिससे लियांग के पापा अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने लगे। ये सब देखकर लियांग ने गुस्से के मारे अपने दांत पीस लिए। उन लोगों ने दूसरी बिल्डिंग पे सबको बंदी बना लिया था। तभी वहां पर कोई लाल कोट पहने आदमी आ गया, जो कि उनका बॉस लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो लोग बिल्डिंग्स के बीच में रस्सी बांधकर लोगों को उससे लटका के दूसरी तरफ भेज रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें पकड़कर नीचे ले जा रहे थे। लियांग ये देख के गुस्से और डर के मारे कांप रहा था। वो लेडी उससे पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स वहां थे, क्या वहां पर लोग खाने के लिए लड़ रहे थे। लियांग बताता है कि वो लोग इंसानों को पकड़ रहे थे। उसकी बात सुनकर वो औरत चौंक गई और पूछने लगी कि क्या इसका मतलब वो लोग कैनिबल्स थे। वही लियांग ने अपना मन बना लिया था। वो केयर से माफी मांगता है, क्योंकि उसे अब घर जाने में थोड़ा और टाइम लगेगा। और इतना बोल के वो अपना बैग उठाने लगा। वो लेडी उससे पूछने लगी कि क्या वो सही में अपने पेरेंट्स के पास जा रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे और ऐसे जाकर वो बस अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। लियांग कहने लगा कि उसे ये तो नहीं पता कि वो मरेगा कि नहीं, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अगर वो नहीं गया तो उसके पेरेंट्स को मार दिया जाएगा। उसकी बात सुन के उस लेडी को लियांग में अपने हस्बैंड की छवि दिखती है। वो रोते हुए सोचने लगती है कि उन दोनों की सोच कितनी ज्यादा मिलती थी। लियांग नीचे सामान वाले रूम में जाके आगे का प्लान बनाने लगा। उसे वहां कोने में कुछ सिलेंडर पड़े दिखे। फिर उसने अपने हाथ में एक नेल गन उठा ली। इसके बाद उसने सिजर की मदद से सिलेंडर की पाइप काट दी और उसे नेल गन में लगा के फिट कर दिया। फिर उसने उसके अंदर काफी सारी नेल्स लॉक कर दी और सिलेंडर का वॉल्व चालू कर दिया। जब उसने नेल गन चलाकर देखी तो वो नेल सीधा लकड़ी के आर पार हो गई। इसके बाद वो आरी से एक पाइप काटने लगा।
ये करते हुए उसे अपने पास्ट की याद आ गई। एक दिन जब लियांग स्कूल जा रहा था तो उसके पापा उसे बुलाने लगे। वो उसकी आंख पर लगी चोट को देख रहे थे। लियांग ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन तभी उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे गौर से देख रहे थे, लेकिन उन्हें उसके हाथ पर कोई चोट नहीं दिखी। ये देखकर उन्होंने लियांग से कहा कि कोई बस खड़े खड़े पेशाब कर पाने से मर्द नहीं बन जाता। मर्द को हमेशा जिम्मेदार और बहादुर होना चाहिए। तुम किसी से लड़ाई में हार सकते हो, लेकिन जब तुम्हें कोई मारे तो तुम्हें उसका डटकर सामना करना चाहिए। उनकी बात सुनकर लियांग सोच में पड़ गया और उसने कुछ डिसीजन लेकर ठीक है कहा। ऐसे ही दिन बीत गया और शाम को वो घर आ गया। उसकी माँ ने उसे जल्दी से हाथ मुंह धुलने को कहा, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। खाने की टेबल पर उसने पूछा कि बड़ा भाई और बहन कहाँ हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि उसकी बहन अपनी दोस्त के घर गई थी और उसका भाई अभी स्कूल में नाइट सेल्फ लर्निंग कर रहा था। तभी उनकी नज़र उसके चेहरे के घाव पर गई और उन्होंने लियांग से पूछा कि क्या उसने किसी से लड़ाई की थी। तो लियांग बताता है कि नहीं, वो तो उसे स्कूल में बास्केटबॉल खेलते हुए थोड़ी चोट लग गई। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहने लगी कि थोड़ा संभल कर खेला करो, लेकिन हमें दिखता है कि उसके हाथों पर भी चोट लगी थी। उसे देखकर उसके पापा मन ही मन मुस्कुराने लगे। अगले दिन हमें लियांग का स्कूल दिखाई दिया। वहां पर कोई बच्चा जिसके की मुंह पर पट्टियां लगी थीं, वो 3 आदमियों के साथ खड़ा था। वो लियांग की तरफ इशारा करके अपने पापा से कहने लगा कि यही था जिसने उसे मारा था। जवाब में लियांग कहता है कि आपके बेटे ने मेरे पैसे चुराए थे और मुझे मारा भी था। तभी उस बच्चे का बाप गुस्से में बोलने लगा कि चुप हो जा बदमाश कहीं के, तुझे देखकर ही लगता है कि तू निकम्मा होगा। लगता है तेरे बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। आज मैं तुझे उनकी जगह सबक सिखाऊंगा। तभी अचानक वहां लियांग के पापा आ गए और कहने लगे कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही इसका बाप हूं और हम नहीं चाहते कि तुम हमारे काम में अपनी नाक घुसाओ। उन्हें वहां देखकर लियांग भी चौंक गया। वो आदमी बोलने लगा कि अच्छा तो तुम ही हो जो अपने बेटे को बिगाड़ रहे हो। आज हम तुम दोनों को सबक सिखाएंगे। और इतना कहकर उसने अपने पीछे खड़े लोगों को उन पर हमला करने के लिए कहा। उसका ऑर्डर सुनकर पीछे खड़ा गार्ड और दूसरा आदमी उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन लियांग के पापा ने उसका पंच डॉज करके उस गार्ड के मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया और फिर नीचे झुककर दूसरे आदमी का वार भी डॉज कर लिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत ऊपर उठकर उसके मुंह पर भी एक मुक्का जड़ दिया। वो आदमी ये सब देखकर चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसके मुंह पर भी जोरदार मुक्का पड़ा। उन सभी को पीटकर वो लियांग के साथ वहां से घर जाने लगे। रास्ते में लियांग पूछने लगा कि पापा, आप इतना अच्छा कैसे लड़ लेते हो? क्या आप मुझे भी बॉक्सिंग सिखाओगे? तो उन्होंने बताया कि वो किसी टाइम पे प्रोविंशियल बॉक्सिंग टीम के मेंबर थे। फिर उन्होंने लियांग से कहा कि अब जबकि तुम्हारे पास 10,000 लोगों में से एक के पास होने वाली कुंग फू जीनियस की हड्डियां और मार्शल आर्ट्स के लिए टैलेंट है, तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना ही लेता हूं। वही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां लियांग पाइप में छेद कर रहा था। उसने उस पाइप में गैस का कैन डाला और फिर उसके ऊपर काफी सारी कीलें भर के उसे टेप से बंद कर दिया। वो जब अपना बैग पैक कर रहा था तो पीछे से वो लेडी जैकेट लेकर आ गई। वो उसे कहती है कि ये उसके हस्बैंड के कपड़े थे। उन दोनों की कद काठी काफी हद तक समान थी, इसलिए ये कपड़े उसे हो जाएंगे। लियांग ने उस जैकेट को पहनते हुए थैंक्स बोला। तभी वो औरत पूछने लगी कि क्या उसके पास कोई प्लान है। तो लियांग बताता है कि वो वहां तक इन बाहर लगे केबल्स पे रेंगते हुए जाएगा और बाकी सब किस्मत पे था। इसके बाद उसने कटर की मदद से खिड़की का ताला तोड़ दिया और फेई को लेकर बाहर लगे बिलबोर्ड पे उतर गया। फेई कांपते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उन्हें देखकर नीचे काफी सारे ज़ॉम्बीज भी इकट्ठा हो गए। तभी लियांग ने फेई को पीछे से लात मार दी और वो रोते हुए नीचे गिरने लगा। उसके नीचे गिरते ही सारे ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े और ये मौका पाकर लियांग ने केबल्स पे रेंगना शुरू कर दिया। कुछ ज़ॉम्बीज फेई का हाथ तोड़कर खा रहे थे तो कुछ उसका पैर, और ऐसे ही फेई का भी यहाँ खात्मा हो जाता है। वही भागते हुए ज़ॉम्बीज के ऊपर लियांग आराम से केबल्स पे रेंग रहा था। ऐसे ही रेंगते रेंगते वो उस बिल्डिंग तक पहुंच ही गया। श्याओ और उसकी माँ दूर से ये देख रहे थे। श्याओ कहती है कि माँ, वो मिस्टर तो बहुत ही अमेजिंग है। उसकी माँ कहती है कि वो बात तो है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो उनके हाथों से मारा जाएगा। वो इतने सारे लोगों से अकेले नहीं जीत सकता। ऊपर से बुरी बात तो ये है कि उसकी बच्ची अभी भी उसके वापस लौटने का वेट कर रही है। श्याओ रोते हुए कहती है कि नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि मिस्टर वापस जरूर आएंगे। उसकी बात सुन वो उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। वहीं लियांग उस बिल्डिंग की खिड़की के बाहर बैठा सेकंड्स गिन रहा था। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हुआ, वो सीधा खिड़की के अंदर घुस गया। उसने अपनी आंखें खोली और नेल गन लेके रेडी हो गया। उस कमरे में चारों तरफ खून के धब्बे थे। वहां बेड पे एक औरत की बॉडी भी पड़ी थी जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसने पास ही के टेबल से एक ग्लास उठाया और उसे दीवार पे लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। जब उसे कोई आवाज नहीं आई तो वो दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगा। उस दरवाजे से बाहर सीढ़ियों तक खून से घसीटने के निशान बने हुए थे। दीवारों पे भी खून के धब्बे थे। उसने अपनी नेल गन ताने आगे बढ़ना जारी रखा।
वहां सीढ़ियों में कुछ बॉडी पार्ट्स से भरे बैग्स भी पड़े थे। उसने ऊपर देखा तो उसे कुछ रोशनी दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो उसे कमरे के अंदर कुछ लोग दिखाई दिए। वो उनकी बातें सुन के अंदाजा लगाने लगा कि टोटल कितने आदमी थे। उसे पता चला कि अंदर 3 लोग थे। अंदर से एक आदमी कहता है कि आज तो मेन बिल्डिंग वाले पक्का पार्टी मना रहे होंगे। वो लोग पक्का दारू और औरतों के साथ मजे कर रहे होंगे। दूसरा आदमी कहता है कि ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं था, क्योंकि वो लोग कॉम्बैट इंजीनियर की टीम होकर हर बार इतना सारा काम करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ अच्छा नहीं मिलता था। उसकी बात सुन के तीसरे आदमी ने उसके सर पे मारा। वो पूछने लगा कि साले मार क्यों रहा है। तो वो आदमी बताने लगा कि तुझे बस बातें करनी होती है। आज के हमले में असॉल्ट टीम के 3 लोग मारे गए, और तुम्हें पता है कि जो लोग ज्यादा घायल हुए हैं उनके साथ क्या होने वाला है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं बॉस से बात करके तुम्हें असॉल्ट टीम में भेज दूं? ये सुन के वो आदमी कहता है कि अरे अरे बिल्कुल नहीं, मुझे तो यहीं रहना पसंद है। मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। उसकी बात सुन के बाकी के दोनों भी हंसने लगे। वो उसे कमीना कह के हंसने लगा, लेकिन तभी वहां खड़े हुए आदमी की नजर लियांग पर पड़ी। पर वो कुछ कर पाए उससे पहले ही लियांग ने अपनी नेल गन से उसके सर और छाती में नेल्स मार दी। उस आदमी के गिरते ही उसने बाकी के दोनों पे भी नेल्स मारना चालू दिया, जो कि उनके सर और हाथों में जाकर लगी। उनका ध्यान भटका हुआ पाकर उसने अपना चाकू सीधा उसके गले पे मार दिया। तभी वो पहले आदमी ने गुस्से से हथौड़ा उठा लिया और चिल्लाते हुए उसको मारने आने लगा, लेकिन तभी लियांग ने अपने चाकू से उसका वार रोक लिया और नेल गन उसके मुंह में डाल के चला दी, और फिर उसने चाकू से उसे भी मार दिया। अब तीसरा बंदा अपने जान की भीख मांगने लगा, लेकिन लियांग ने उसे भी खत्म कर दिया। इसके बाद वो कमरा चेक करने लगा, और तभी उसकी नजर वहां रखे चौथे ग्लास पर गई। उसे देख वो चौकन्ना हो गया और उसने अपनी नेल गन कबर्ड की ओर तान दी। वो कहने लगा कि जो भी अंदर हो वो बाहर आ जाए। तभी अंदर से एक बच्चा बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोलने लगा कि अगर मुझे मारना ही है तो गन से मारो प्लीज, चाकू से मत मारना। लियांग उससे पूछता है कि अभी तुम लोगों ने जिनको बंदी बनाया वो लोग कहां पर है, उनको कहां कैद कर रखा है। वो लड़का उसे बताता है कि छत पे एक ब्रिज है जो कि मेन बिल्डिंग से कनेक्ट होता है। वो लोग वहीं दूसरी मंजिल पर कैद हैं। उसे जवाब पाकर लियांग ने उसके सर पे गन तान दी और पूछने लगा कि उसकी एज क्या है। वो लड़का बताता है कि 14 साल। ये सुन लियांग सोच में पड़ गया और फिर उसे बांधने लगा। उसे ऐसा करते देख उस लड़के ने पूछा कि वो उसे मार क्यों नहीं रहा। उसकी बात सुन के लियांग कहता है कि जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना गलत नहीं है, लेकिन उसे कभी भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। अब तुम अपने खुद के हाल पे हो। इतना कह के वो निकल पड़ा। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन वो हाथ में नेल गन पकड़े हुए बहुत ही सतर्क होकर आगे बढ़ रहा था। वो दरवाजे की आड़ में खड़े होकर देखने लगा, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। इसलिए वो बाहर निकल के अपनी गन ताने इधर उधर देखने लगा। वहीं श्याओ, जो कि ये सब दूर से देख रही थी, वो बोलती है कि मम्मी, वो मिस्टर छत तक पहुंच गए, और उसकी माँ भी उसकी बात में हामी भरने लगी। लियांग छुपते छुपाते आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाकर उसे वो ब्रिज दिखाई दिया। तभी उसे वहां किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसने उस तरफ देखा तो उसे कोई आदमी दिखा। उसने जाकर उसके सर पे नेल गन तान दी, पर वो आदमी अभी भी रो रहा था। वो कहता है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे रोने दो, मुझे मेरे बच्चे की याद आ रही है। लेकिन तभी वो लियांग को देखकर चौंक गया और उसे समझ आया कि ये उसका साथी नहीं बल्कि कोई और था। वो अपना हथियार निकल के चिल्लाते हुए पूछता है कि साले तू है कौन। लेकिन लियांग ने उसे बिना कोई मौका दिए नेल गन से मार दिया। इसके बाद वो उस बंदे का कपड़ा लेने लगा और उस बंदे को नीचे फेंक दिया। फिर उसने कपड़े से अपनी नेल गन कवर कर ली। अब वो ब्रिज क्रॉस करने लगा। उसने जब नीचे देखा तो उसे कई सारे ज़ॉम्बीज दिखाई दिए। उसे सामने की बिल्डिंग से गानों की आवाज भी आ रही थी। अब वो मेन बिल्डिंग तक पहुंच गया था। वो सीढ़ियां उतर के नीचे जाने लगा। तभी उसे 2 परछाई दिखाई दी। वो आराम से उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसने अपनी नेल गन रेडी करके रखी थी, लेकिन वो दोनों उसे नहीं पहचान पाए और लियांग उनके पास से निकल आया। वो दोनों अभी भी अपनी बातों में लगे हुए थे, जिसे देख उसकी सांस में सांस आई। अंदर कई सारे लोग गाने और लाइटों के बीच मजे कर रहे थे। वहां एक जनरेटर रखा हुआ था, जिसकी मदद से काफी लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हुए गेम खेल रहे थे। वहीं उनका बॉस स्टेज पे लड़कियों के साथ आराम से बैठा हुआ था। उसके आगे 4 लोगों को बंधी बनाकर बिठाया गया था। वही डीजे वाला गाने बजाए जा रहा था और बॉस लड़कियों के साथ मजे ले रहा था। तभी एक बंदा आकर उसे बंधी बनाए हुए लोगों के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर बॉस डीजे को म्यूजिक बंद करने को बोलता है। उन बंधी बनाए हुए लोगों के सामने इंसानों के ऑर्गन्स रखे हुए थे। बॉस उनसे कहता है कि उन ऑर्गन्स को खाकर वो लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी के सारे लोग भी उन्हें वो ऑर्गन्स खाने को बोलने लगे। बंदियों में से एक बंदा उनकी डिमांड सुनकर रोने लगा, लेकिन फिर वो उसे खाने के लिए तैयार हो गया। वो उन इंसानी ऑर्गन्स को खाने लगा। उसके पीछे पीछे बाकी के तीनों बंदी भी मजबूरी में उसे खाने लगे। बॉस वहीं बैठा ये सब देख रहा था। तभी वहां पर वो पहले वाला बच्चा भाग कर आ गया।
वो बॉस को बताता है कि एक जिंदा इंसान बिल्डिंग में घुस चुका है और उसने उनके कॉम्बैट इंजीनियर्स को मार डाला है। बॉस उस बच्चे का कॉलर पकड़कर उसे धमकी देता है कि अगर उसकी बात जुट निकली तो वो उसे खा जाएगा। वो आगे पूछता है कि वो बंदा किधर है। तभी पीछे से लियांग ने कहा कि वो वहीं खड़ा है। वो तुरंत ही अपने पास लाया हुआ नेल बम जलाने लगा। उसके जलते ही अंदर रखे गैस कैन की वजह से बहुत सारी नेल्स तेजी से बाहर निकलने लगी। वो नेल्स वहां खड़े लोगों की तरफ ही जा रही थी। उस नेल बॉम्ब के खत्म होने तक काफी सारे कैनिबल्स घायल हो चुके थे। उनके शरीर पे जगह जगह नेल्स लगी हुई थी और उनका बॉस भी नेल्स से बचने की कोशिश कर रहा था। वो अपने चेलों को लियांग को पकड़ने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो उसे जिंदा खाना चाहता था। वो लोग पीछे मुड़े तो लियांग वहां रखे जनरेटर के पास बैठा था। वो अपनी नेल गन उस जनरेटर पर चला देता है। उसके ऐसा करते ही सारी लाइट्स बंद हो गई। बॉस ने अपने चेलों को लियांग का पीछा करने को कहा और उनसे फ्लैशलाइट मांगने लगा। फ्लैशलाइट मिलते ही वो उनसे सीढ़ियां ब्लॉक करने को कहता है। जैसे ही उसने अपनी फ्लैशलाइट सीढ़ियों की तरफ की, उन लोगों को लियांग वहां कुछ लिक्विड डालता हुआ दिखा। उसके दिखते ही बॉस ने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन तब तक लियांग भाग चुका था। तभी सीढ़ियों में से एक लाइटर उड़ता हुआ आया और उस लिक्विड में जा गिरा। उसके टच होते ही वहां सीढ़ियों में आग लग गई, जिसे देखकर सब लोग पीछे हटने लगे। बॉस उन्हें जल्दी से आग बुझाने को बोलता है और कहता है कि लियांग भागना नहीं चाहिए। वही लियांग तेजी से वहां से भाग रहा था। तभी उसका सामना सीढ़ियों से ऊपर आते हुए दो बंदों से हो गया, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए एक बंदे के सर में नेल गन शूट कर दी और दूसरे बंदे के जबड़े से चाकू आर पार कर दिया। उन्हें निपटाने के बाद वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। वो नीचे उतरता हुआ दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। वहां पर उसे एक गलियारा दिखा, जहां के एक कमरे से रोशनी के साथ साथ कुछ आवाजें भी आ रही थीं। लियांग छिपकर उस कमरे के अंदर देखने लगा। वहां पर सलाखों की मदद से जेल बनाया हुआ था। उस जेल के बाहर एक बंदा बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था और उसके अंदर कई लोग बंदी बनाकर रखे गए थे। उन लोगों में लियांग के पेरेंट्स भी थे, जिन्हें देखकर वो चौंक गया। वहां पर कुछ और कैनिबल्स बंदियों को चेन की मदद से उल्टा लटकाकर नीचे उनका खून इकट्ठा कर रहे थे। ये देखकर लियांग को बहुत ही गुस्सा आने लगा, लेकिन साथ ही उसके हाथ भी कांप रहे थे। तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसे सुनकर वो छिप गया। वो लोग उसे ढूंढते हुए वहां पर आ गए और बोलने लगे कि वो बंदा पक्का अपने लोगों को बचने के लिए दूसरे फ्लोर पे गया होगा। तभी लियांग कुछ प्लान बनाता है। वो छिपते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। थोड़ा नीचे उतरने पर उसे कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई दिए। दरअसल वो इस बिल्डिंग का मेन गेट था, जिसे कि लकड़ी के सपोर्ट से बंद किया गया था। उस गेट पे एक ताला भी लगा होता है। लियांग खुद को अपने प्लान के लिए रेडी करने लगा। उसने अपने पास लाए हुए कटर से ताला तोड़ दिया और दरवाजा खोलने लगा। फिर उसने लात मार के उस लकड़ी के सपोर्ट को भी हटा दिया। उसके ऐसा करते ही ज़ॉम्बीज दरवाजे के अंदर आने लगे। वो तेजी से भागते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा और ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे भागकर आने लगे। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर के फ्लोर पर आ गया। यहां पर उसे वो बच्चा दिखाई दिया। उसे वहां देखकर वो बच्चा चौंक गया। लियांग उसे गुस्से से देख रहा था, जिसे देख वो बच्चा डर गया। लियांग ने अपनी गन उसके सर पे तान दी, लेकिन उसकी गन जैम हो चुकी थी। ये देख वो उस बच्चे को वहीं छोड़कर आगे भागने लगा। तभी वहां पर ज़ॉम्बीज आ गए, जिन्हें देखकर वो बच्चा चौंक गया। वो उनसे बचने के लिए तेजी से दौड़ने लगा। कुछ ज़ॉम्बीज वहां जेल वाले कमरे में मुड़ गए और कुछ उस बच्चे का पीछा करने लगे। कमरे के अंदर ज़ॉम्बीज ने सारे कैनिबल्स पर हमला कर दिया। ये नजारा देखकर लियांग के पेरेंट्स भी डर गए। तभी मिस्टर लियांग सारे लोगों को सलाखों से दूर हटने को बोलते हैं। उनकी बात मानकर लोग पीछे हट गए। जेल के बाहर ज़ॉम्बीज उन कैनिबल्स को काटे जा रहे थे और वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। ऐसे ही बाकी के कमरों में भी ज़ॉम्बीज घुस गए और लोग उनसे बचने की कोशिश करने लगे। तभी एक कमरे की खिड़की तोड़कर लियांग बाहर निकल आया। उसने उस कमरे के दरवाजे को फर्नीचर की मदद से ब्लॉक किया हुआ था। बाहर निकल के वो दीवार से सटकर आगे बढ़ने लगा। तभी एक कमरे में उसे वो बच्चा दिखाई दिया। उसके पीछे ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो बच्चा रोते हुए लियांग से कहने लगा कि वो अपनी गलती फिर नहीं दोहराएगा, इसलिए प्लीज उसे बचा लो। लियांग उसे कहता है कि उसने उसके कैनिबल होने के बावजूद भी एक मौका दिया था, लेकिन उसने फिर से गलत रास्ता चुना। वो उसे तो बचा सकता था, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत को नहीं। उसकी बात सुनकर वो बच्चा चिल्लाते हुए कहने लगा कि क्या लियांग खुद को मसीहा समझता है। उसके कुछ शब्दों का भाषण सुनकर क्या उसका इस दुनिया के प्रति नजरिया बदल जाएगा। उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि वो मौत से नहीं डरता। लियांग उसे पूछता है कि अगर वो मौत से नहीं डरता तो फिर वो रो क्यों रहा है। बच्चा कहता है कि वो तो बस उसकी आंखों में धूल चली गई थी, उससे उसे क्या मतलब। उसकी हरकतें देखकर लियांग ने गहरी सांस ली। फिर वो जाकर उसकी खिड़की का सलिया काटने लगा और उसे ऐसा करते देख वो बच्चा भी सोच में पड़ गया। लियांग उसे धमकी देता है कि अगर वो फिर कभी उसके सामने आया तो वो उसे खुद मार डालेगा, और इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा। उसने ऊपर देखा तो एक कमरे से कैनिबल्स के टॉर्च की रोशनी आ रही थी। फिर वो वापस से जेल वाले कमरे की ओर बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने अपने पेरेंट्स को आवाज लगाई, जिसे सुनकर वो दोनों ही चौंक गए। उसे वहां देखकर वो दोनों ही काफी खुश हो गए।
उन्होंने उसे वहीं से गले लगा लिया और उसे जिंदा रखने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। मिस्टर लियांग उससे पूछते हैं कि यून और केयर कैसे हैं। वो बताता है कि वो लोग तो घर पे है, लेकिन उनके पास खाना और पानी नहीं था। फिर वो खिड़की को काटते हुए कहने लगा कि बाकी की बातें वो लोग यहां से भागने के बाद करेंगे। खिड़की टूटते ही सारे लोग एक के बाद एक बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगे। लियांग अपने पापा से उन लोगों को लीड करके केबल्स पर रेंगते हुए दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने को कहता है और तब तक वो ऊपर जाकर ब्रिज से वहां पहुंच के ब्रिज डिस्ट्रॉय कर देगा। वो जा ही रहा था कि उसके पापा ने उसे रोक लिया। वो आंसू भरी आंखों के साथ उसे खुद का ख्याल रखने को कहते हैं। लियांग ने भी उनकी बात मानते हुए हाँ में सर हिला दिया और वहां से आगे बढ़ने लगा। अपने बेटे को एक जिम्मेदार मर्द बना हुआ देखकर मिस्टर लियांग काफी खुश थे। वही लियांग पाइप की मदद से ऊपर ब्रिज की तरफ जा रहा था। वो काफी सतर्क होकर ऊपर चढ़ रहा था। तभी वो उस रोशनी वाले कमरे तक पहुंच गया। वहां पर बॉस अपने चेलों को जल्दी से सीढ़ियां ब्लॉक करने को बोल रहा था। उसकी बात मानते हुए सारे लोग सीढ़ियों को फर्नीचर की मदद से ब्लॉक करने लगे। तभी नीचे से एक बंदा खुद को अंदर आने देने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, पर तभी पीछे से आ रहे ज़ॉम्बीज ने उसे काट लिया। ज़ॉम्बीज ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए वो लोग वहां पर और सामान रखने लगे। अब तक लियांग भी ब्रिज तक पहुंच चुका था। वो ब्रिज काट ही रहा था कि वहां पर 4 लोग आकर उसे क्रॉस करने लगे, लेकिन उनका ध्यान लियांग पर नहीं गया। वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि पीछे से ब्रिज टूट गया। वो चौंक कर पीछे देखने लगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो लोग नीचे गिरने लगे। लियांग वहीं खड़ा उन्हें गिरते हुए देख रहा था। वहीं नीचे सीढ़ियों में काफी सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो चुके थे। ये देखकर एक चेला बॉस से कहता है कि ये जगह ज्यादा देर तक सेफ नहीं रहेगी। वहीं पीछे लियांग पाइप से नीचे उतर रहा था। बॉस सबको रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो अपने चेलों के साथ छत पर पहुंच गया, लेकिन वहां पर टूटा हुआ ब्रिज देखकर वो सब चौंक गए। तभी एक चेला इशारा करके अपने बॉस को नीचे की तरफ देखने को कहता है। नीचे लियांग केबल्स पर रेंगते हुए दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जहां बाकी लोग पहले से पहुंच चुके थे। तभी बॉस चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। उसे वहां देखकर वो सब चौंक गए। तभी बॉस ने लियांग को मरने का बोलकर अपनी गन निकाल ली। उसने लियांग पे निशाना लगाकर गोली चला दी। ये देखकर लियांग के पेरेंट्स भी शॉक्ड हो गए। वही लियांग अपनी जगह पर जम चुका था। उसके सर से खून बहने लगा। वो केबल्स पे से फिसलने लगा, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स चिल्लाकर उसे बुलाने लगे। वही घर पे यून बैठी लियांग का इंतजार कर रही थी। केयर भी रोते हुए उसकी गोद में सो चुकी थी। यून रोते हुए लियांग को याद करने लगी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की ज़ॉम्बी पे गोलियां चला रही थी और यून बहुत ही नर्वस होकर उसे देख रही थी, लेकिन उस ज़ॉम्बी पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और तभी वहां दूसरा ज़ॉम्बी आ गया, जिसे देखकर यून डर जाती है। दरअसल ये लियांग अपने पीसी पर रेजिडेंट ईवल खेल रहा था। वो हंसते हुए यून से कहता है कि अगर उसे डर लग रहा हो तो वो गेम बंद कर सकता है। यून को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं, गेम बंद मत करना, क्योंकि उसे लियांग को गेम खेलते देखना पसंद था और वो जानना चाहती थी कि गेम में आगे क्या होगा। लियांग कहता है कि अगर उसे ये इतना ही पसंद है तो वो उसे खेलना सीखा सकता है। उसकी बात सुनकर यून डरते हुए कहती है कि उसे ऐसी गेम से बहुत ही डर लगता है, इसलिए वो नहीं खेलेगी। वो बस जानना चाहती थी कि आगे क्या होगा। तभी लियांग अपने पेट पर हाथ रख के बताता है कि उसे भूख लगी है तो क्या वो उसके लिए रात का खाना बना सकती थी। यून उसे गेम कंटिन्यू करने को कहती है और तब तक वो थोड़े एग फ्राइड राइस बनाएगी। थोड़ी देर बाद वो एक बोल लेकर आई। लियांग उससे बोल लेकर मजे से खाने लगा। तभी यून उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि ज़ॉम्बीज हकीकत में होंगे। लियांग जवाब देता है कि वो बहुत ही अनलाइकली है और राइटर्स ने बस ये सब कहानियां बनाई हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसलिए ज़ॉम्बीज होने की भी पॉसिबिलिटी है। उसकी बात सुनकर यून कहती है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है। लियांग भी खुश होते हुए कहता है कि वो कोई एवरेज बंदा नहीं है। यून उसे जल्दी से खाना खत्म करने को कहने लगी, क्योंकि लियांग अभी लेवल 2 पे ही था और वो देखना चाहती थी कि लेवल 3 पे क्या होगा। लियांग कहता है कि हाँ, बस उसका खाना खत्म होने ही वाला है और कहने लगा कि यहाँ गेम देखने वाला गेम खेलने वाले से ज्यादा एंग्शियस है। वो अपनी पूरी कोशिश करके गेम खेलने लगा, लेकिन वो गेम हार जाता है। उसे ऐसे हारते देख यून डर रही थी। लियांग उससे पूछता है कि वो ऐसे डरपोक बिल्ली की तरह क्यों डर रही थी। यून कहती है कि हाँ, वो एक डरपोक बिल्ली है, इसलिए उसे पूरी जिंदगी उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो लियांग को बताती है कि वो उसके बिना नहीं जी सकती। लियांग उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करूंगा। यून उससे इस बात की प्रॉमिस लेती है। फिर वो अपने पेट पर हाथ रखकर लियांग से पूछती है कि उसे क्या लगता है, क्या उनका होने वाला बच्चा लियांग की तरह बहादुर होगा या उसकी तरह डरपोक बिल्ली। लियांग कहने लगा कि बेटियां अपने बाप की तरह होती हैं और बेटे अपनी माँ की तरह, इसलिए अगर बेटी हुई तो वो उसी की तरह बहादुर होगी। वो आगे कहता है कि अगर बेटी हुई तो बहुत अच्छा होगा। उसे बेटी चाहिए थी। उनकी बेटी बहुत ही क्यूट होगी और उसका नाम केयर होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां यून रोते हुए कह रही थी कि
लियांग ने उसे पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, लेकिन वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? वही लियांग अपना होश खो रहा था। वो केबल से फिसलकर नीचे गिरने लगता है। नीचे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ने को तैयार खड़े थे, लेकिन वो अभी भी केबल को मजबूती से पकड़े हुए था और उसके सर से खून बहे जा रहा था। मिस्टर लियांग उसे केबल पकड़े रखने को और यून और केयर के बारे में सोचने को कहते हैं। फिर वो खुद जाकर लियांग की मदद करने लगे। लियांग भी अब थोड़ा बहुत होश में आ चुका था। उसके पापा और वो जैसे तैसे करके दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच गए, जहां और लोग उनकी मदद करने लगे। बॉस ऊपर से उन पर फायर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गोली नहीं चलती। उसने अपनी गन चेक की तो वो जैम हो चुकी थी। वो उसे वापस रख के एक रस्सी निकाल लेता है। उसने रस्सी को फेंकने के लिए गोल घुमाना चालू कर दिया और फिर उसे सामने की बिल्डिंग पर फेंक दिया। रस्सी का हुक जाकर उसकी रेलिंग में फंस गया। उसके पीछे और चेले भी रस्सी फेंकने लगे। वही लियांग की माँ उसके सर पे पट्टी लगा रही थी। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि गोली उसे बस छू कर निकली थी। लियांग कहता है कि अगर उसको मरना होता तो वो अब तक मर चुका होता, लेकिन वो इतने आसानी से नहीं मरने वाला। तभी एक बंदा सबको अंदर जाने को कहता है क्योंकि उन्होंने खिड़की काट ली थी। तभी ऊपर से आ रहे कैनिबल्स को देखकर वो लोग चौंक गए। बॉस लियांग को देखते हुए गर्दन की तरफ इशारा करके कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। लियांग भी उसे थम्स डाउन करते हुए अंदर जाने लगा। वो सारे कैनिबल्स एक एक करके रस्सी क्रॉस करने लगे। दूसरी तरफ लियांग और उसके साथी सीढ़ियों पर काफी सारा फर्नीचर इकट्ठा करके उसे जलाने लगे। उसमें आग लगते ही उन्होंने और फर्नीचर डालना शुरू कर दिया। तभी लियांग ने एक गैस का सिलेंडर लाकर उस आग में डाल दिया। तब तक वो कैनिबल्स भी उधर आ चुके थे। एक चेला आग की वजह से खांसते हुए बॉस से कहता है कि सीढ़ियों में आग लगी हुई थी, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाएंगे। बॉस कहता है कि वो लोग बस ब्लफ कर रहे हैं क्योंकि वो इतने कम टाइम में ज्यादा बड़ी आग नहीं जला सकते। वो अपने आदमियों को नीचे चार्ज करने को बोलता है। उसका ऑर्डर पाकर सब लोग नीचे हमला कर देते हैं। वो लोग तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रहे थे, जहां पर लियांग अपने साथियों के साथ उनसे लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। बॉस और लियांग एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे। लियांग ने सबसे आगे आ रहे आदमी को एक मुक्का जड़ दिया, लेकिन तभी बॉस ने कूदकर उसके मुंह पर एक लात दे मारी। फिर उसने आगे बढ़कर दो लोगों को चाकू से घायल कर दिया। उन सब के बीच में काफी खतरनाक फाइट चल रही थी। बॉस ने लियांग को गला पकड़कर ऊपर उठा लिया और कहने लगा कि साले, तुझे बड़ा हीरो बनने का शौक था ना, अब तू यही मरेगा। और इतना कहकर उसने लियांग को मारने के लिए अपना हथियार उठा लिया। तभी वहां पर लियांग के पापा आ गए और उन्होंने एक लकड़ी के डंडे से उस आदमी पर वार कर दिया, जिससे उसके हाथ से हथियार छूट गया। फिर वो बॉस ने जिस हाथ से लियांग की गर्दन पकड़ रखी थी उस पर वार कर देते हैं, लेकिन बॉस तब तक संभल चुका था। उसने मिस्टर लियांग के अगले वार को भी डॉज कर लिया और उनके पेट में लात दे मारी। पर मिस्टर लियांग भी हार नहीं मानते और उसको एक जैब मारने की कोशिश करते हैं, जिसे उसने डॉज कर लिया। फिर वो उसे एक लीड अपरकट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने उसे भी डॉज कर लिया। बॉस उसकी बॉक्सिंग स्किल्स की तारीफ करता है। मिस्टर लियांग कहते हैं कि अगर ये 20 साल पहले होता तो वो अब तक जमीन पर लेटा अपने दांत ढूंढ रहा होता। बॉस कहता है कि हाँ, लेकिन अफसोस की बात कि ये 20 साल पहले नहीं है, और इतना कह के वो उनके मुंह पर एक पंच जड़ देता है। वो कहता है कि अगर उन्हें बॉक्सिंग ही चाहिए तो वो उनसे बॉक्स करेगा। वो उनके पीठ पर बुरी तरह से एल्बो स्ट्राइक कर देता है और फिर अपने घुटनों से उनके मुंह पर वार कर देता है। वो उन्हें अपने पैरों के नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो रोक रहे थे। तब तक लियांग भी खुद को संभाल चुका था। वो उस बॉस को गाली देते हुए गुस्से से देखने लगा। उसने आगे बढ़कर बॉस के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। फिर उसने उसे एक अपरकट और एक क्रॉस जड़ दिया। इससे बॉस थोड़ा घायल हो गया, जिसे देखकर उसका चेला आगे आकर लियांग पर चाकू से हमला कर देता है, जिसे लियांग ने डॉज कर लिया। लियांग को लड़ता हुआ देखकर बाकी के लोग भी मदद करने के लिए उसके पीछे खड़े हो गए। उन्हें देखकर बॉस ने गुस्से के मारे अपना मास्क हटा लिया और कहने लगा कि वो उन सबको आज ही मार डालेगा। लेकिन तभी उसके पीछे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके साथ साथ उसके चेले भी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। दरअसल ये ब्लास्ट जो लियांग ने पहले गैस सिलेंडर फेंका था उसकी वजह से हुआ था। चाओ और मिसेस ली भी दूर से उस ब्लास्ट को देखते हैं। चाओ अपनी माँ से पूछती है कि क्या लियांग ठीक होगा। मिसेस ली खुद भी उस बारे में श्योर नहीं थी। ब्लास्ट के बाद अब वहां से धुआं उठने लगा था। लियांग अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या उनको कोई चोट आई है। उसके पापा कहते हैं कि वो लोग बिल्कुल ठीक है। तभी वो बॉस गुस्से के मारे चिल्लाकर कहता है कि उन लोगों ने फिर से एक गंदी चाल चली थी, अब वो उन्हें टॉर्चर करके मारेगा। लेकिन तभी उसकी उंगली टूट जाती है, जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने नीचे नजर की तो वो चौंक गया, क्योंकि उसका लेफ्ट लेग घुटनों के नीचे से कट चुका था। वो अपने आदमियों को उन लोगों पर हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसके आदमी उसे ही देखे जा रहे थे। लियांग और उसके साथी उन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। वही वो लोग आपस में कुछ डिसाइड करते हुए हिचकिचा रहे थे। दरअसल उनका रूल था कि वो लोग लड़ाई में घायल हुए लोगों को अपना खाना बनाते थे। बॉस चिल्लाकर उन्हें पूछता है कि कमीनों यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो। लेकिन तभी एक बंदे ने उसके मुंह पर चाकू दे मारा। उसके पीछे और बंदे भी उसे चाकू से मारने लगे,
लियांग और उसके साथी ये सब बस देखते ही रह गए। लियांग सब लोगों से कहता है कि सबसे पहले उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए। वो लोग थोड़े थोड़े करके खिड़की से बाहर निकलने लगे। श्याओ दूरबीन से ये देखकर खुश हो गई और अपनी माँ से कहने लगी कि वो लियांग ही था। लियांग बहुत ही अमेजिंग था और उसने काफी सारे लोगों को बचाया था। उन्हें देखकर मिसेस ली भी सोच में पड़ गई और फिर खुश होते हुए शाओ को जल्दी से फ्लैशलाइट की मदद से उन लोगों को अपनी डायरेक्शन बताने को कहने लगी। उन्होंने खिड़की से फ्लैशलाइट ऑन कर दी। लियांग वो फ्लैशलाइट देखकर खुश हो गया। वो सबको सामने दिख रही फ्लैशलाइट वाली बिल्डिंग की तरफ रेंगने को कहने लगा। उसकी बात मान सब लोग एक एक करके केबल्स पर रेंगने लगे। सबसे पीछे लियांग था। उसने एक केबल कट कर दी। वो आगे बढ़ते हुए अपने पीछे की केबल्स कट कर रहा था ताकि वो कैनिबल्स उनके पीछे ना आ पाए। ऐसे ही वो लोग उस बिल्डिंग तक पहुंच गए। उसके वहां आते ही सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। सब उसके पास इकट्ठा होकर उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। लियांग कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो तो बस अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए आया था। बाकी के लोग तो बस साथ में थे। एक बंदा कहता है कि भले ही बात वैसी हो, लेकिन अगर वो वहां नहीं आता तो वो लोग अब तक मर चुके होते। एक बंदा रोते हुए कहता है कि वो तो बच गया, लेकिन उसके पेरेंट्स। दूसरा बंदा रोते हुए कहता है कि उसकी बहन। और ऐसे ही सब लोग अपने चाहने वालों को याद करते हुए रोने लगे। तभी मिसेस ली सबको शांत होने को कहती है और बताती है कि अब से उन्हें जिंदा रहने की पूरी कोशिश करनी होगी क्योंकि उनके लव्ड वंस भी यही चाहते। वो आगे कहती है कि अगर वो लोग चाहे तो यहां रह सकते थे क्योंकि उनके यहाँ पानी भी था और छत पर आलू भी उगाए हुए थे। जब तक वो लोग साथ मिलकर काम करेंगे वो सरवाइव कर सकते थे। उसकी बात सुनकर सब लोग काफी खुश हो गए और पूछने लगे कि क्या सही में वहां पर आलू और पानी था। फिर वो सब लोग हाथ उठाकर कहने लगे कि वो यहीं रहेंगे। मिसेस ले लियांग से कहती है कि अगर वो नहीं होता तो वो मोटा झींगुर उनको मार देता, इसीलिए वो उनका सेवियर है। उसे अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहना चाहिए। वो जाए और अपनी वाइफ और बच्ची को यहाँ ले आए। फिर वो लोग साथ मिलकर सारी मुश्किलों को पार कर देंगे। श्याओ भी उसे रहने को बोलती है और लोग भी कहने लगे कि लियांग उनका सेवियर है। उसने उन्हें उम्मीद दी है, इसलिए वो उसे फॉलो करना चाहते हैं। लियांग भी कहता है कि शायद यही बेस्ट चॉइस है और उनकी बात मान जाता है। ऐसे ही सारे लोगों ने इस बिल्डिंग में रहने का मन बना लिया। दूसरे दिन लियांग दो बंदों के साथ युन और केयर को बचाने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने गटर का ढक्कन खोला और संभलते हुए अपने सामान के साथ अंदर जाने लगे। लियांग के पेरेंट्स ऊपर से उन्हें ही देख रहे थे। मिसेस लियांग उन्हें जाता देखकर रोने लगी। उसके पापा भी उसके लिए वरिड थे। वो तीनों रेंगते हुए पाइप में आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर उसने एक टायर ट्यूब निकाल ली। वो उस ट्यूब में हवा भरने लगा और हवा भरते ही वो तीनों से लेकर कनाल क्रॉस करने लगे। रास्ते में उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है जिसे उसने अपनी कुल्हाड़ी की मदद से खत्म कर दिया। उसके बाद उनके पीछे और ज़ॉम्बीज पड़ गए, जिनसे बचने के लिए वो लोग अपना सामान लिए तेजी से भागने लगे। उन्होंने एक सीढ़ी दूसरी बिल्डिंग के स्टेयर कैबिन पर लगा दी और उस पर चढ़ने लगे। जब आखिरी बंदा चढ़ रहा था तो वहां पर कुछ ज़ॉम्बीज आकर सीढ़ी पे चढ़ने लगे। ऊपर खड़े बंदे ने एक ज़ॉम्बी के मुंह पर डंडा दे मारा, जिसकी वजह से वो नीचे जा गिरा। फिर उन्होंने वो सीढ़ी ऊपर उठा ली। ऐसे ही वो लोग छतों और दीवारों पे एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ने लगे। वो लोग छत पे बैलेंस बनाते हुए चल रहे थे। अगर छत ऊंची हो तो वो लोग अपने साथ लाई हुई रस्सी का हुक डालकर उससे ऊपर चढ़ते। कम गैप वाली बिल्डिंग्स को वो लोग सीढ़ी से क्रॉस करते। ऐसे ही वो लोग काफी आगे आ चुके थे। तभी लियांग रुकते हुए कहता है कि इस माइक्रो डिस्ट्रिक्ट को पार करके वो लोग उसके घर तक पहुंच जाएंगे। उनके आगे एक चौड़ी सड़क थी। उसका साथी बोलता है कि इस बिल्डिंग से सामने तक का गैप तकरीबन 30 मीटर का होगा। लियांग कहता है कि उन्हें पहले कुछ खाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर वो लोग वहीं बैठकर खाना पानी करने लगे। उनमें से एक बंदा कहता है कि वो ज़ॉम्बीज बिना खाए पिए भी चल सकते थे, जो कि बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था। लियांग बताता है कि ज़ॉम्बीज खाते पीते हैं, लेकिन बहुत कम। वो बंदा पूछता है कि क्या तुमने उन्हें ऐसा करते हुए देखा है। लियांग बताता है कि उसने उन्हें ऑब्जर्व किया है। वो नालियों का पानी पीते हैं और वो कुछ बार भटक रहे बिल्ली और कुत्तों को खाते हैं। कई बार तो वो दूसरे ज़ॉम्बीज को भी खा जाते हैं। दूसरा बंदा लियांग से पूछता है कि तुम्हारे कहे मुताबिक ये ज़ॉम्बीज जालियों पे और टावर्स पे चढ़ सकते थे, लेकिन वो आग से डरते हैं और तैर नहीं सकते। क्या ये बात सच है? क्योंकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। ऐसा क्यों है? लियांग कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे ये लगता है कि वायरस ने इन्फेक्टेड लोगों के कुछ ब्रेन फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो लोग अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस खो चुके हैं और मैनिक हो चुके हैं, बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह जो रैंडमली काटने लगते हैं, यहाँ तक कि खुद के लिप्स को भी। उन्होंने अपनी कुछ शारीरिक क्षमताएं भी खो दी है। वो बातें नहीं कर सकते और तैर भी नहीं सकते। उनका मोटर कोऑर्डिनेशन बिगड़ चुका है। पर वो मूवीज में दिखाए जाने वाले ज़ॉम्बीज के जितने बुरे भी नहीं हैं, क्योंकि वो अभी भी काफी तेज भाग सकते थे। वो बंदा कहता है कि हाँ, उसने तो एक ज़ॉम्बी को मिर्गी का दौरा पड़ते हुए भी देखा था।
वो भी शायद वायरस के उनके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देने की वजह से हुआ होगा। लियांग आगे कहता है कि वो लोग इंसानों को देखकर पागल हो जाते हैं, और वो जितने ज्यादा पागल हो उतना ही उनका बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाता है। यहाँ तक कि वो लोग क्लाइंब करने की एबिलिटी भी वापस पा लेते हैं, लेकिन वो शायद सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से नहीं है। वो शायद किसी तरह का रिफ्लेक्स है। जब उनके अंग कटे तो उनसे खून निकलता है। इससे प्रूव होता है कि उनका हृदय अभी भी धड़क रहा है और वो जिंदा है, लेकिन उनको अपने अंग खोने का कोई डर नहीं है। इसका मतलब कि शायद उनकी पेन नर्व्स का कनेक्शन खो चुका है। उनकी बॉडी सड़ नहीं रही और ना ही बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो रही है। इसका मतलब कि शायद उनके पास काफी सारे बैक्टीरियोफेज हैं, या फिर ये वायरस खुद एक बैक्टीरियोफेज है। वो बंदा पूछता है, तो फिर ये फैलता कैसे है? क्या ये वायरस काटने के अलावा और कोई तरीकों से भी फैलता है? लियांग कहता है कि उसे ये नहीं पता, लेकिन उसे लगता है कि प्रॉबेबली ये वायरस काटने के अलावा और तरीकों से भी फैलता है, पर उसे स्पेसिफिक्स नहीं पता। वो तीनों ही इस बारे में गहराई से सोचने लगे। तभी वो बंदा सामने वाली जगह को देखकर पूछता है कि क्या लियांग को वो बास्केटबॉल कोर्ट दिख रहा है? क्या उसे याद है कि कैसे वो लोग बचपन में वहां बास्केटबॉल खेला करते थे? यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों बचपन के दोस्त थे। उनमें से एक का नाम था शाओफेई और दूसरे का नाम था दाजून। शाओफेई कहता है कि हाँ, उसे याद है। उस बात को काफी लंबा वक्त बीत चुका था। वो वान वेई फीड मिल का था। फीड मिल का नाम सुनकर लियांग चौंक गया। दाजून उससे पूछता है कि क्या हुआ। लियांग बताता है कि फीड मिल में तो काफी सारा खाना होना चाहिए। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आ गया और कहने लगा कि वो सही था, उनके पास काफी सारा खाना था, लेकिन साथ ही उनके पास लगभग 100 लोग भी थे, इसलिए उनके पास बांटने के लिए इनफ नहीं था। इसलिए वो उसे एडवाइस देता है कि वो उनकी जगह के पीछे ना आए और कहीं और चले जाए। वो तीनों ही उन लोगों को वहां पर देखकर चौंक गए। उन लोगों ने उनकी तरफ हथियार कर रखे थे। जून और एफईआई भी अपने हथियार उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। एफईआई पूछता है कि क्या वो लोग कैनिबल्स थे। लियांग उन दोनों को वेट करने को बोलता है। वो गौर से उस बूढ़े आदमी की आंखों में देखता है और फिर कहता है कि वो लोग कैनिबल्स नहीं थे। फिर वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वो लोग शेल्टर नहीं चाहते। वो लोग तियाननान होमस्टेड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग्स के बीच की गैप्स बहुत चौड़ी थी, इसलिए वो दूसरी तरफ जाने का रास्ता सोच रहे थे और तब तक यहां बस ब्रेक ले रहे थे। बूढ़ा आदमी कहता है कि बिल्डिंग्स के बीच का रास्ता काफी चौड़ा है, वहां तक चलकर जाना खुदकुशी करने के बराबर होगा। अगर उन्हें बस उस तरफ ही जाना है तो वो उनकी मदद कर सकता है। उसकी बात सुनकर वो तीनों ही एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद वो उस आदमी के साथ चल पड़े। वो उन्हें लेकर बिल्डिंग में नीचे जाने लगा। उसने पूछा कि वो लोग तियाननान होमस्टेड क्यों जा रहे हैं, क्या वो वहां रहते हैं? लियांग उसे हाँ में जवाब देता है और बताता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी को नई जगह ले जाने के लिए जा रहा था और ये दोनों उसके दोस्त थे जो उसकी हेल्प कर रहे थे। बूढ़ा आदमी कहता है कि फिर तो वो दोनों उसके जिगरी दोस्त होंगे जो उसे ऐसे वक्त पर हेल्प कर रहे थे। जून और एफई बताते हैं कि वो तीनों बचपन से साथ में खेलते थे और लियांग ने तो उनकी जान भी बचाई थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वो जिगरी दोस्त थे। इतने सारे दरवाजे देखकर लियांग पूछने लगा कि उन्होंने इतने सारे दरवाजे क्यों लगा रखे थे। ये कोई इजी काम नहीं था। वो आदमी कहता है कि ये उसने ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लगवाए थे जब वो लोग तब्दील हो जाए। उसकी बात लियांग को समझ नहीं आती और वो पूछता है कि क्या तब्दील होने से उसका मतलब है लोगों का ज़ॉम्बीज में तब्दील होना? क्या ज़ॉम्बीज इस जगह में घुस गए थे? वो आदमी कहता है कि लगता है कि लियांग ने कभी किसी को तब्दील होते हुए नहीं देखा। वैसे ये आम बात थी। जब यहाँ पर बस कुछ डजन जितने काम लोग थे तब कोई तब्दील नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए कुछ लोग अचानक से ज़ॉम्बीज में तब्दील होने लगे। थैंकफुल उन लोगों ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं घुसा था और जो लोग तब्दील हुए थे उनकी बॉडीज पे भी कोई घाव नहीं था, इसलिए उनको पता नहीं है कि वो तब्दील क्यों हुए, पर उन्हें लगता है कि वो एक साथ जमा हुए लोगों की संख्या के साथ संबंधित है। फिर वो आगे जाकर एक बंदे से दरवाजा खोलने को कहते हैं। उस दरवाजे से बाहर निकलकर वो लियांग से कहता है कि वो उन्हें बस यहीं तक छोड़ सकता है। वो लोग वापस लौटते वक्त भी उनकी जगह का इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बाद वो तीनों ही वहां से निकलने लगे। एफईआई लियांग से पूछता है कि उसे क्या लगता है वो बूढ़ा आदमी कौन है और यहाँ पर इतनी टनल्स क्यों हैं? लियांग कहता है कि वो लोग प्रॉबेबली फीड मिल के पास रहने वाले लोग हैं। उन्होंने ये टनल्स फीड मिल तक पहुंचने के लिए खोदी होगी। उसे नहीं लगता कि वो लोग उनके प्रति कोई दुश्मनी दिखाएंगे जब तक कि उनके बीच किसी बात पे लड़ाई ना हो जाए। फिर वो रस्सी की मदद से रेंगते हुए बिल्डिंग क्रॉस करने लगे। तभी लियांग की नजर अपने घर वाली बिल्डिंग पर पड़ी। वो कहने लगा कि वो ऑलमोस्ट अपने घर को देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा साल बीत गया हो, हालांकि बस एक ही दिन बीता था। फिर वो रस्सी की मदद से आगे बढ़ने लगे। वो तीनों ही तेजी से भागते हुए आगे बढ़ रहे थे। लियांग बताता है कि उसके माइक्रो डिस्ट्रिक्ट की सीढ़ियां ब्लॉक नहीं थी, इसलिए वहां पर छत पे कुछ ज़ॉम्बीज हो सकते थे, लेकिन वो ज्यादा नहीं होंगे। फिर वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। तभी एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया और उनकी तरफ आने लगा। वो भागते हुए उनके काफी पास आ चुका था। जून ने उसे अपने डंडे की मदद से रोक लिया
और पीछे से लियांग भी उस पर हमला करने लगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। वो तीनों ही सतर्क होकर आसपास देखने लगे। तभी कुछ देखकर वो तीनों ही चौंक गए। वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक जगह इकट्ठा होकर कुछ खा रहे थे। उन ज़ॉम्बीज ने भी लियांग और उसके दोस्तों को देख लिया और वो उनकी तरफ टूट पड़े। ज़ॉम्बीज उनके आगे और पीछे से दौड़ कर आ रहे थे। वो उनसे बचने के लिए छत की बाउंड्री वॉल की तरफ भागने लगे। वहां पहुंचते ही वो तीनों छत से नीचे कूद गए। नीचे वो लोग एक बालकनी पर लैंड हुए और वहां से नीचे उतरने लगे। तभी उनके ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बीज कूद गए। एक जंबी सीधा लियांग की तरफ आने लगा, जिसकी वजह से लियांग पीछे की तरफ गिरने लगा। लेकिन वो जंबी लियांग को नहीं पकड़ पाया और नीचे की तरफ गिरने लगा। वही लियांग का पैर बालकनी की जाली में उलझ गया। वो पैर फंसाकर नीचे गिरने से बच गया, लेकिन इस वजह से उसका सिर दीवार से टकरा गया। उस पर हमला करने वाला ज़ॉम्बी नीचे जा गिरा। लियांग अपने हाथ से जाली पकड़ने लगा। वो तीनों ही जाली पर लटके हुए थे और ऊपर से और ज़ॉम्बीज भी उनको काटने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें देखकर जून आगे क्या करना है इस बारे में पूछने लगा। लियांग कहता है कि वो ऊपर या नीचे नहीं जा सकते, वो बस इन जालियों पे ही क्लाइंब कर सकते थे। तभी अंदर से एक ज़ॉम्बी बनी औरत उसके हाथ की तरफ काटने को आने लगी, लेकिन लियांग ने अपना हाथ तुरंत ही जाली से हटा लिया। वो ज़ॉम्बी हाथ बाहर निकालकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, पर तभी लियांग ने उसकी आंख में अपना चाकू दे मारा। चाकू लगते ही वो ज़ॉम्बी पीछे गिर गई। वहां उनकी नजर एक ज़ॉम्बी बन चुके बच्चे पर पड़ी। तभी ऊपर से ज़ॉम्बीज जालियां उतरकर नीचे आने लगे। लियांग ने एक जंबी का पैर पकड़ के उसे नीचे की तरफ फेंक दिया और कहने लगा कि उन्हें नीचे उतरना चाहिए। फिर वो तीनों ही नीचे उतरने लगे। ऊपर से वो जंबी और बच्चा ज़ॉम्बी उन्हें देखने लगे। वो तीनों जैसे तैसे करके आगे बढ़ रहे थे। फिर उन तीनों ने एक रस्सी पकड़ी और लियांग ने उसे घुमाकर सामने की तरफ एक बालकनी में फेंक दिया। उस हुक के बालकनी में फंसते ही वो तीनों रस्सी पर झूलते हुए दूसरी तरफ जाने लगे। ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे कूदने लगे, लेकिन तब तक वो तीनों दूसरी तरफ पहुंच चुके थे, जिस वजह से वो उन्हें नहीं पकड़ पाए। तभी लियांग चिल्लाकर युन को बुलाता है। युन, जो कि केयर को खिलौनों से खिलवा रही थी, वो लियांग की आवाज सुनकर चौंक गई। वो केयर को गोद में उठाकर बालकनी में चली आई और लियांग को बुलाने लगी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी भावुक हो गए। फिर युन ने बालकनी का ताला खोल दिया और लियांग अपने दोस्तों के साथ अंदर आ गया। वो युन के आंसू पोंछते हुए कहता है कि अब रोने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सही सलामत वापस आ चुका था। फिर वो केयर से पूछता है कि क्या उसने उसे मिस किया। केयर हाँ कहने लगी। यून पूछती है कि उसको इतनी देर क्यों हुई। वो उसके लिए बहुत चिंतित थी। तभी जून उससे बताता है कि दरअसल ये तो कम टाइम में हो गया, क्योंकि लियांग को यहां पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जून और एफई को वहां देखकर यून मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि वो लोग भी यहां क्यों आए। एफई बताता है कि बड़ी लंबी कहानी है। अगर लियांग उन्हें नहीं बचता तो जून, वो, अंकल लियांग और आंट लियांग सब खाना बन चुके होते। जून और उसने अपने चाहने वालों को खो दिया था। लियांग उन दोनों को अंकल लियांग के पास वापस ले जाना चाहता था। वो लोग बचपन से साथ खेले थे और लियांग ने उनकी जान भी बचाई थी, इसलिए वो उसकी मदद करके अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते थे। लियांग उसे कहता है कि ग्रेटिट्यूड से उसका क्या मतलब, अगर वो लोग नहीं होते तो वो शायद यहां तक नहीं पहुंच पाता। यून कहने लगी कि क्या उसके पेरेंट्स ठीक थे। ये तो बहुत ही अच्छी बात थी। तभी वहां पर एक जंबी आ गया। उसे वहां देखकर वो सब चौंक गए और कहने लगे कि ये नहीं रुकने वाले। लियांग जल्दी से यून से केयर को अंदर ले जाने को कहता है। फिर वो जल्दी से जाली पर लटके ज़ॉम्बीज को मारने लगा। जून भी एक ज़ॉम्बी को चाकू से मारने लगा, लेकिन तभी उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर लियांग उस ज़ॉम्बी के हाथ पर वार करने लगा और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहां पर आने लगे। उनकी बालकनी के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें देखकर एफई चौंक गया। लियांग उन्हें बताता है कि ये जगह ज्यादा देर तक सेफ नहीं रहेगी, इसलिए वो लोग यून और केयर को लेकर पीछे की खिड़की से दूसरे मंजिल तक पहुंच जाएं। वो दोनों उसके कहे मुताबिक करने लगे और लियांग उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगा, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा थे, जिस वजह से बालकनी के स्क्रूज भी खुलने लगे। उसे कुछ ज़ॉम्बीज ऊपर से बालकनी तोड़कर अंदर आते दिखे। वो अपने सलिए की मदद से बालकनी का नीचे का हिस्सा भी तोड़ने लगा। उसके ऐसा करते ही जाली टूट गई और उन सारे ज़ॉम्बीज के साथ ही नीचे गिरने लगी। जाली टूटते ही बाकी के ज़ॉम्बीज बालकनी की तरफ आने लगे। तभी जून और एफई ने आवाज लगाई कि वो लोग नीचे पहुंच चुके थे। उनकी आवाज सुनकर लियांग ने पास आए ज़ॉम्बी को मार दिया और दरवाजा बंद करके वहां से भागने लगा। तब तक ज़ॉम्बीज भी घर के अंदर घुस चुके थे। वो तेजी से जाकर खिड़की से कूद पड़ा और रस्सी से लटकते हुए नीचे जाने लगा। ज़ॉम्बीज ने उसकी रस्सी पकड़ ली, लेकिन वो नीचे नहीं आ पाते। वहां पर यून और उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। लियांग उन्हें जल्दी से वहां से निकलने को बोलता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा मैनिक हो चुके थे। वो रस्सी पे रेंगते हुए गैप क्रॉस करने लगे और यून को पाइप से उतरने में मदद करने लगे। ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। फिर लियांग ने जाकर एक कैबिन का दरवाजा तोड़ दिया। वो सबको यहां थोड़ी देर आराम करने को कहता है, क्योंकि ये जगह सेफ थी। तभी केयर रोने लगी।
लियांग ने उसे शांत कराने के लिए एक चॉकलेट दी। चॉकलेट मिलते ही केयर शांत होकर उसे खाने लगी। लियांग भी उसे आराम से खाने को कहता है और बताता है कि उसके पास काफी सारी चॉकलेट्स थीं। केयर को अभी जॉम्बीज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बोलने लगी कि वो बहुत ही डरावने लोग थे। लियांग उसे बताता है कि वो बहुत ही बुरे लोग थे, इसलिए उसे हमेशा उनसे दूर छिपकर रहना होगा और कभी उनकी पकड़ में नहीं आना। केयर ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद वो लोग फीड मिल तक पहुंच गए। वो सीढ़ियां उतरते हुए टनल में जाने लगे। उन सब के चेहरे पे डर और थकान साफ देखी जा सकती थी। तभी उन्हें टनल में उस बूढ़े आदमी के कुछ लोग दिखे। लियांग जाकर उनसे दरवाजा खोलने के लिए पूछने लगा, लेकिन तभी वो आदमी गुर्राते हुए उसकी तरफ मुड़ा और उस पर अटैक कर दिया। वहां खड़े तीनों वर्कर्स ज़ॉम्बीज में तब्दील हो चुके थे। वो ज़ॉम्बी अभी भी लियांग को काटने की कोशिश कर रहा था। एफई और जून भी बाकी के ज़ॉम्बीज को मारने लगे। यून ये सब देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी। लियांग ने अपने ऊपर अटैक कर रहे ज़ॉम्बी के सिर में एक लात देकर नीचे गिरा दिया। फिर उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी निकाल ली और उसे खत्म कर दिया। यून ने केयर की नजरें छिपा ली ताकि उसे कोई सदमा ना लगे। जून लियांग से पूछने लगा कि ये तीनों बंदे ज़ॉम्बी कैसे बन गए। एफईआई भी पूछता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्या वो ऐसे ही टनल में आगे बढ़ेंगे। लियांग कहने लगा कि वो जो बूढ़ा आदमी तब्दील होने की बात कर रहा था वो शायद इसी बारे में होगा। उसे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई बेहतर रास्ता नहीं है। जिस रास्ते पर वो लोग चल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उन्हें रास्ते में जो कोई भी मिले उसे मारना होगा। इतना कहकर उसने अपनी टॉर्च आगे कर दी। फिर वो लोग संभलते हुए टनल में आगे बढ़ने लगे। गेट तक पहुंचने के बाद लियांग एफई को वहीं रोककर युन और केयर को प्रोटेक्ट करने को कहता है और वो खुद जून के साथ वहां से अंदर जाएगा। फिर उन्हें वहीं छोड़कर लियांग और जून आगे बढ़ने लगे। रास्ते में टनल की दीवारें खून से सनी हुई थीं और जमीन पर खून के साथ साथ इंसानी ऑर्गन्स भी पड़े हुए थे। ये नजारा देखकर वो दोनों भी थोड़े झिझक गए। तभी उन्हें अपने आगे 3 ज़ॉम्बीज दिखाई दिए। वो लोग किसी को खा रहे थे। टॉर्च की रोशनी देखकर उनका ध्यान पीछे की तरफ हो गया। वो तीनों ही एक साथ उनकी तरफ टूट पड़े। लियांग ने सबसे आगे आ रहे ज़ॉम्बी को कुल्हाड़ी दे मारी और दूसरे ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए उसके मुंह पर टॉर्च की फ्लैश डाल दी। वो ज़ॉम्बी टॉर्च को पकड़ने की कोशिश करने लगा, जिससे वो लियांग के हाथ से छूट गई। तब तक तीसरे ज़ॉम्बी ने भी उन पर अटैक कर दिया। लियांग ने उसका हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया और जून ने उसके गले पे वार करके उसे खत्म कर दिया। पहले वाला ज़ॉम्बी अभी भी टॉर्च की फ्लैश में उलझा हुआ था। वो उसे उठाकर एकटक देखे ही जा रहा था। उसने वो टॉर्च अपने मुंह में डाल दी। तभी लियांग ने उसका ध्यान भटका हुआ पाकर अपनी कुल्हाड़ी से उसके सिर पे अटैक कर दिया और वो भी बाकी 2 ज़ॉम्बीज की तरह वहीं मर गया। उन्हें मारकर लियांग और जून टॉर्च उठाते हुए वापस से आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक सीढ़ी मिली। जब लियांग ने उससे ऊपर उठकर देखा तो उसे वहां कुछ ज़ॉम्बीज पड़े दिखे। उसने जून को ऊपर चढ़ने में मदद की और फिर वो दोनों ही उन ज़ॉम्बीज को देखने लगे। वो ज़ॉम्बीज पूरी तरह से घायल थे और उनकी बॉडीज पे हर जगह एरोस लगे हुए थे। जून लियांग को बताता है कि इनको क्रॉसबोस की मदद से मारा गया है। लियांग उसे युन और बाकियों को वहां ले आने के लिए कहता है। उसकी नजर ऊपर एक खिड़की से आती हुई रोशनी पर पड़ी। वो जाकर उस दरवाजे को देखने लगा। तब तक युन और बाकी लोग भी उधर आ गए। लियांग उन्हें बताता है कि वो दरवाजा बाहर से बंद था। एफईआई पूछने लगा कि क्या उसके पीछे ज़ॉम्बीज थे। लियांग को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था और वो कहता है कि वो सबसे पहले उस दरवाजे पर लगी ऑब्जर्वेशन विंडो तोड़कर चेक करेगा। इतना कहकर वो क्रोबार की मदद से उसे तोड़ने लगा। बाकी लोग भी उसे बेचैनी से देखने लगे। उस विंडो के टूटते ही लियांग ने अंदर की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से एक एरो उसके गाल को चीरता हुआ दीवार पे जा लगा। लियांग जल्दी से युन और केयर को नीचे झुकने के लिए कहता है। उनके ऊपर कोई काफी सारे एरोस चला रहा था, जिनसे बचने के लिए वो नीचे झुक गए। एक एरो लियांग की पीठ पर आ लगा, लेकिन वो अपने बैग की वजह से बच गया। वो सोचने लगा कि ये एरोस उन पे क्यों आ रहे थे। वो चिल्लाकर दूसरी तरफ के लोगों से शूटिंग रोकने को कहता है और बताता है कि वो लोग इंसान थे। उसकी आवाज सुनकर एरोज आना बंद हो गए। अंदर से एक बंदा उन्हें देखकर पहचान गया और दूसरों से अपने बॉस हुआंग को बुलाने के लिए कहने लगा। बॉस हुआंग ने आते ही उन्हें दरवाजा ओपन करने का ऑर्डर दिया। दरवाजा खुलते ही काफी सारे लोग क्रॉसबोस के साथ बाहर निकल आए। उन्होंने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। तभी अंदर से बॉस हुआंग बाहर निकला। तो इस पार्ट को अब हम यही खत्म करते हैं। अगर आपके पास मेरी फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। और आपके इस बॉस हुआंग को लेकर क्या विचार है? क्या ये कोई अच्छा आदमी है या फिर एक विलन? ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो।